Good evening, everyone. Today we will discuss peripheral corneal disease under 6-month marathon crash course for clinical ophthalmology. In this discussion, we will cover each and every aspect of peripheral corneal disease, and we'll also discuss here some practical tips and tricks that you can directly apply in your OPD. We'll also cover recent advances topic in these classes. So let's start this discussion through the quiz. So here will be the first question. Concerning Mooren ulcer, which of the following statement is most likely to be correct? It's usually painless. The older the patient, the more aggressive the course. And C, perforation is common. And D, it is usually caused by autoimmune response to corneal antigen. A, B, C, or D, which is the right answer here? Okay, D is the right answer, and almost all of you have marked it correct. Let's see who is on the top. Okay, Dr. Priya, then Dr. K, then Dr. SB. Let's see the explanation part of this. तो देखो यहाँ पे मूरन से इम्पोर्टेंट क्लिनिकली अगर आप देखेंगे तो पेशेंट भी कॉमन है ओपीडी में, और एग्जाम में भी, थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, आईसीयू एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मूरन अल्सर अगर हम देखें तो बेसिकली मूरन अल्सर क्या होता है? इट इज पेनफुल और पेनलेस? कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? पेनफुल डॉक्टर? सर। इट इज पेनफुल। पेनफुल, वेरी गुड, इट इज पेनफुल नॉट पेनलेस। ठीक है। अगर हम देखें मूरन अल्सर दो टाइप के होते हैं, दो एक्सट्रीम ऑफ एजेस में मिलते हैं। एक तो एल्डरली में मिलता है, एल्डरली में मिलता है, और एक यंग एज में मिलता है। ठीक है। ये चीजें जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप ओपीडी में बैठे हैं और अगर आपको पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट मिल रहा है, देन यू हैव टू क्लासिफाई, देन यू हैव टू सी कि पेशेंट ओल्डर है या यंगर है, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यंगर पेशेंट में होता है दैट इज हैविंग द वर्स प्रोग्नोसिस होता है, एंड बाइलेटरल मिलता है, और वेरी रिलेक्टेंट टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम रिस्पॉन्स करता है। एल्डरली पेशेंट में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो एल्डरली पेशेंट में यूनिलेटरल होता है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिव फॉर द ट्रीटमेंट। मूरन अल्सर अधिकतर परफोरेशन नहीं होता है मूरन में। अगर सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ अगर आ रहा है पेशेंट, देन यू कैन सी पेशेंट कैन हैव द परफोरेशन, एंड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू द कॉर्नियल एंटीजन। तो डी इज द राइट स्टेटमेंट हेयर। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, ताकि आपको अपने एग्जाम में भी काम आए और इसका थोड़ा सा पिक्चर बने आपके दिमाग में कि अगर ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, then how you can diagnose that patient, and what clinical outcome you can clinical takeaway you can take from this question. So let's see what is Mooren ulcer. You can see here, जब भी पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट आता है ओपीडी में, देन यू कैन सी, अगर पेशेंट में, अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर में अंडरमाइंड एजेस हैं, अंडरमाइंड एजेस मतलब अल्सर आपको पेरिफेरी में दिखाई दे रहा है और ओवर हैंगिंग एजेस दिखाई देते हैं, मतलब अल्सर जो है वो ये है, यहाँ पे इसके नीचे ओवर हैंगिंग एजेस होंगे, यहाँ पे जैसे नहीं हम ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ते हैं कि उसके अल्सर में ओवर हैंगिंग एजेस होते हैं, ऐसी मूरन अल्सर इसी को बोला जाता है कि इसमें जो मार्जिन है अल्सर का, इसके अंडरमाइंड एजेस रहते हैं, यानी इसके नीचे भी आपको एक स्पेस दिखाई देगा, वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे मूरल अल्सर पेनफुल होता है, इट्स नॉट पेनलेस, इट्स पेनफुल प्रोग्रेसिव पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सरेशन होता है विदाउट सिस्टमिक डिसीज। ये चीज याद रखनी है, विदाउट सिस्टमिक डिसीज मतलब पेशेंट किस किस सिस्टमिक डिसीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है पीयूके में? कोई मुझे बताएगा? डॉक्टर प्रिया कैन? कोलेजन कोलेजन वेस्कुलर डिसीज वेरी सर। गुड, आर ए कोलेजन वेस्कुलर डिसीज से रूमेटॉइड Rheumatoid रेगनर्स अल्सराइटिस। arthritis, वेगनर्स हाँ, वेगनर्स वेजिनल rheumatosis, ग्रेनुलोमेटोसिस, हाँ, ग्रेनुलोमेटोसिस polyangiitis कोलिजेशिया, nodosa. वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, सिस्टमिक कॉजेज, जिसमें आपको पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर डिसीज भी मिल सकता है। बट अगर ये सिस्टमिक डिसीज एसोसिएटेड नहीं है, देन यू कैन क्लासिफाई दैट पेशेंट, दैट अल्सर एज ए मूर पेरिफेरल अल्सर, एज ए मूरन अल्सर। ठीक है। क्या डिफरेंस है सिस्टमिक अगर एसोसिएशन के साथ है और नहीं है सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ? कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये अल्सर जो है सर सिस्टमिक एसोसिएशन? स्क्लेराइटिस should be associated in the case of any systemic सिस्टम, association. वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज एक्चुअली द डिफरेंशिएटिंग साइन जो मैंने लास्ट में लिखा है। अगर लिम्बाइटिस प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशन एट द लिम्बस विद द स्क्लेराइटिस, यानी लिम्बाइटिस विद स्क्लेराइटिस, इफ इट इज एसोसिएटेड देन दैट इज द सिस्टमिक एसोसिएशन। अगर लिम्बाइटिस है, लिम्बल में इन्फ्लेमेशन है,
बट नॉट दी स्क्लेराइटिस, यानी स्क्लेरा में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन स्क्लेराइटिस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन क्लासिफाई इट एज द मूरन अल्सर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मूरन अल्सर है पेशेंट को, देन यू हैव टू गिव द टॉपिकल, अगर आप देते हो तो ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ होता है तो पेशेंट का टॉपिकल में हो जाएगा, अगर पेशेंट हील कर जाएगा, अगेन रिकरेंस हो जाएगा उसका, जब तक सिस्टमिक ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो रिकरेंस होता रहेगा। तो ये एक डायग्नोस्टिक साइन है जो वैसे भी पूछा जाता है, थ्योरी में भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लिम्बाइटिस इफ इट इज नॉट प्रेजेंट विद स्क्लेराइटिस, देन दैट इज द कार्डिनल साइन ऑफ द मूरन अल्सर। ठीक है, तो ये माना जाता है कि मूरन अल्सर है क्या, दिस इज ऑल द पेरिफेरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड द कॉर्नियल एंटीजन, स्ट्रोमल एंटीजन के अगेंस्ट में। कब इट इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड आफ्टर द ट्रॉमा और सर्जरी, वो कॉर्नियल एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती हैं, दैट बेसिकली कॉजेज द पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर। और इसमें दिस इज ऑल्सो कार्डिनल साइन, ये मान के चलते हैं ये कार्डिनल साइन है। अंडरमाइंड एंड इन्फिल्ट्रेटेड लीडिंग एजेस आर सीन, ये अंडरमाइंड और इन्फिल्ट्रेटेड लीडिंग एज यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देखो अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका ये है कि आपने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ लिया बुक से या नोट से या किसी का लेक्चर, उसके बाद रिवीजन का तरीका क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो पढ़ाई आगे काम आए, आपके ओपीडी में काम आए, आपके एग्जाम में काम आए, दैट लर्निंग इज यूजफुल। तो रिवीजन इज द की। हम सुनते हैं कई लोग बोलते हैं रिवीजन इज द की, रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, लेकिन करना कैसे है, नो बडी विल टेल यू। ठीक है, बट आई विल टेल यू कि आपने रिवीजन कैसे करना है। आपने रिवीजन जब भी आप पढ़ें, उसके तुरंत बाद जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ, आपने वो क्लोज करके तुरंत ट्राई टू रिकॉल एटलीस्ट फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लिया आपने मूरन अल्सर पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, चाहे मैंने पढ़ाया, चाहे आपने लेक्चर देखा, चाहे आपने कोई नोट्स देखे, तुरंत आपने जब भी खत्म हुआ आपका मूरन अल्सर, तुरंत उसे क्लोज करके अपनी आंख बंद करके करके ट्राई टू रिकॉल सम रिलीवेंट पॉइंट, जो कि आपको हमेशा याद रहने चाहिए और जो क्लिनिकली इंपोर्टेंट भी हैं, और जो ओपीडी में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे कोई बताएगा व्हाट आर द टेक अवे इन दिस क्वेश्चन, आंख बंद करके कैन यू टेल मी, मैंने जो भी अभी तक बताया टेक अवे क्या होगा, दैट यू कैन अप्लाई इन योर ओपीडी डायरेक्टली। एनीबडी, एनीबडी? Dr. Priya, can you tell me the takeaway from this question that you can utilize Limbitis, clinical but in not your? scleritis, sir. Hmm? What? Limbitis without scleritis. हाँ, वेरी गुड। मूरन अल्सर में मैं एक पॉइंट ये याद रखना है, लिम्बाइटिस विदाउट स्क्लेरोसिस, व्हाट एल्स? और क्या क्या याद रखना है, टेक अवे क्या क्या हो सकते हैं जो? Without systemic disease. हाँ, विदाउट सिस्टमिक डिजीज, व्हाट एल्स? तो देखो आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट आल्सो इन दिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मूरन अल्सर अगर आता है, अगर पेशेंट ओपीडी में आता है, देन इट इज बेसिकली ऑटो इम्यून पीयू के, देर इज नो सिस्टमिक एसोसिएशन, दिस यू शुड रिमेंबर। अगर सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अदर एसोसिएशन आर देयर, देन यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, इट इज बेसिकली पेनफुल। यंगर पेशेंट में है तो क्या होगा, ये आपने याद रखना है, एल्डरली में क्या होगा, तो ये आपको याद आना चाहिए आफ्टर रीडिंग ऑल दिस। बाइलेटरल होगा यंगर में, मोर एग्रेसिव फॉर्म होगा। अब कोई मुझे बताएगा व्हाई देर इज मोर एग्रेसिव फॉर्म इन यंगर बट माइल्डर यूनिलेटरल फॉर्म इन द एल्डरली, कोई बताएगा? देखो जब तक हमें कॉज नहीं पता होता ना, जब तक रीजन नहीं रहता हमारे दिमाग में, तो ये मान के चलना है कि वो चीज आप भूल ही जाओगे। लेकिन जब हमें रीजन पता चल जाता है ना किसी भी चीज का, कि हाँ ये इस वजह से हो सकता है, मे बी कंफर्म नहीं हो, देन स्टिल द टेंडेंसी टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी हाई। तो कोई बताएगा मुझे क्या आपके दिमाग में आ रहा है व्हाई इट इज, जबकि हम देखते हैं मोस्टली डिसीज रिकरेंट तो मोर। बेटा इम्यूनिटी। हाँ, Yes, sir. वेरी वेरी गुड। ऑटो इम्यून है, तो इम्यूनिटी यंगर में ज्यादा मिलती है, दैट इज बेटर ऑटो इम्यून। देखो ऐसे अगर दिमाग लगाना शुरू करोगे, देन यू कैन रिकॉल इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बाइलेटरल है, मोर एग्रेसिव है, पुअरली रिस्पॉन्ड फॉर द ट्रीटमेंट है, बिकॉज ऑफ दिस हाई इम्यूनिटी इन यंगर पेशेंट। ठीक है, एल्डरली में थोड़ी सी इम्यूनिटी लो होती है, इसीलिए माइल्डर फॉर्म मिलेगा, यूनिलेटरल मिलेगा।
मैनेजमेंट में आप क्या करोगे अगर आप ओपीडी में पेशेंट आता है? आइदर यू विल गिव टॉपिकल स्टेरॉयड, और सिस्टमिकली अगर एसोसिएशन है सिस्टम, देन यू कैन गिव द सिस्टमिक स्टेरॉयड। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली। देखो यहाँ पे कल्परिट कौन है, कोई मुझे बताएगा? जो पेरिफेरल ऑटो इम्यून पेरिफेरल अल्सर होते हैं, पीयूके होते हैं, उसमें मेन कल्परिट कौन होता है? किसकी वजह से ये अल्सर बना है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए हैं, कहाँ से आते हैं मेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कोई मुझे बताएगा? Limbus spacer, हाँ, conjunctival ये जो vessels. वेसल्स Mm. हैं, दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंड दे आर डिफ्यूजिंग इनटू द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया। तो हम क्या करते हैं मैनी टाइम्स, इमीडिएट ट्रीटमेंट है, इमीडिएटली अगर हम रिसेक्शन कर देते हैं ना, ये कंजक्टाइवा का यहाँ पे पेरिटमी कर देते हैं, रिसेक्शन करके पीछे अगर हम इसको रिसेक्ट कर देते हैं पीछे तक, तो ये जो डिफ्यूजन है सेल्स का, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, ये डिफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगा और इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अगर नॉन रिजॉल्विंग है और रिकैल्सिट्रेंट है टू फॉर द ट्रीटमेंट, प्लस माइनस वी कैन आल्सो गिव द ऑटो इम्यूनोसप्रेसेंट टू रिड्यूस द ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, तो ऑटोमेटिक। तो दिस इज एक्चुअली द टेक अवे दैट यू शुड रिमेंबर फॉर योर क्लिनिक्स। क्लिनिक्स के लिए आपने ये टेक अवे याद रखना। अभी समझ आया सबको? इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? डॉक्टर Yes, sir. Yes. डॉक्टर रवि, डॉक्टर अनु, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? तो ऐसे याद रखना कि क्या कैसे रिवाइज करना है, दैट आई हैव आल्सो टोल्ड, कि जब भी रीड करो लास्ट में ट्राई टू रिकॉल सम इंपॉर्टेंट रिलीवेंट पॉइंट फॉर योर ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डैमेज ऑफ द फॉलोइंग नर्व रिजल्ट इन न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी। कौन सी नर्व डैमेज होती है? ए फेशियल नर्व, बी ओकुलोमोटर नर्व, सी ट्राइजेमिनल नर्व, और डी लेक्राइमल नर्व। कौन सी नर्व डैमेज होने से न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी? दिस इज वेरी सिंपल फॉर द फर्स्ट ईयर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ईयर्स। Trigeminal, almost all of you have marked it correct. Some of you are not know why this is this neurotropic keratopathy basically caused by. Let's see the chart. Dr. Priya, then Dr. SB, then Dr. K. Very good. Let's see the explanation. मैंने पहले ही बताया कि ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी क्यों होता है? बेसिकली जो सेंसेशन है ना कॉर्निया की, हम देखते हैं ना कई बार सेंसेशन लॉस्ट बिकॉज ऑफ जो भी सप्लाई है, सेंसरी सप्लाई कॉर्निया की, वो डैमेज हो जाती है। और सेंसरी सप्लाई किससे आती है कॉर्निया की, कोई मुझे बताएगा फर्स्ट ईयर में? फ्रॉम विच नर्व सेंसरी सप्लाई ऑफ द कॉर्निया केम? कॉर्निया की सेंसरी सप्लाई कहाँ से आती है? डॉक्टर निकिता, आर यू देयर? डॉक्टर अनु, Yes, sir. what is the nerve supply of the cornea, sensory nerve supply of the cornea? So trigeminal nerve. ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है? ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच आती है? So ophthalmic. ऑफ्थेल्मिक की कौन सी ब्रांच आती है? V1. मेसोसिलियरी। And वीवन तो वही ऑफ्थेल्मिक हो गई, ऑफ्थेल्मिक की नेजोसिलरी, वेरी गुड। नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक की नेजोसिलरी नर्व जो है, दैट बेसिकली सप्लाई टू दिस। तो वो डैमेज अगर होती है, देन दैट बेसिकली कॉजेज रिडक्शन और लॉस इन द सेंसेशन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया में जब सेंसेशन लॉस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, this loss of sensation basically causes the damage in the cornea, क्योंकि रिफ्लेक्स टीयरिंग रिड्यूस हो जाता है, ब्लिंकिंग रिड्यूस हो जाता है रिफ्लेक्स, तो उसकी वजह से डैमेज होना शुरू होता है। एंड दैट डैमेज, दैट रिडक्शन इन द सेंसेशन और द cornea ulceration due to this neurotropic keratopathy basically this is due to the damage in the trigeminal nerve, ठीक है? तो इसको भी अगर हम देखें डिटेल में इसका डिस्कशन, कि अगर फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन है कि फेशियल नर्व किसको सप्लाई करेगी, मुझे बताओ। विच स्ट्रक्चर इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व इन दी Orbicularis. Okay. ऑर्बिकुलरिस, वेरी गुड। मोस्टली अगर हम आई से रिलेटेड देखें तो ऑर्बिकुलरिस को सप्लाई करती है, ऑर्बिकुलरिस को सप्लाई करती है, ठीक है? एंड ऑर्बिकुलरिस का कौन सा ब्रांच सप्लाई करता है, मोटर वाला या सेंसरी वाला? Motor. Motor. मोटर सप्लाई, ठीक है, क्योंकि आईलिड क्लोजर में हेल्प करता है ऑर्बिकुलर। ओकुलोमोटर नर्व हम जानते हैं सप्लाई किसको करती है, ओकुलोमोटर
एनीबडी? LPS. Extraocular All the muscle. muscle except the एक्स्ट्रा last 6 और एक्स्ट्रा मसल में भी किस किस को सप्लाई, सारी एक्स्ट्रा मसल को सप्लाई करती है? except Except LR and SO. हाँ, इसकी सुपीरियर डिवीजन है, इंफीरियर डिवीजन है। सुपीरियर डिवीजन सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टस को LPS, और एलपीएस। LPS, और इंफीरियर वाली किसको सप्लाई करती है? IR. मीडियल रेक्टस। हाँ, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर Inferior. रेक्टस और Inferior इंफीरियर rectus. ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ये है। उसके बाद लेक्रेमल नर्व किसको सप्लाई करती है? Lateral, lateral rectus को. लिटिल no, रेक्टस को। no. इट सप्लाई द सेंसेशन फॉर द लेक्रेमल Late. ग्लैंड। लेक्रेमल ग्लैंड को सप्लाई करती है और लेटरल अपर लिड को सप्लाई करती है। लेटरल पार्ट ऑफ द अपर लिड के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है। तो दीज आर द नर्व सप्लाई। दीज नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए, ईच एंड एवरी नर्व सप्लाई रिलेटेड टू द आई एंड फेस। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी आपको ओपीडी में कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट बेसिकली मेन चैलेंज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एपिथेलियल डिफेक्ट मिलेगा और पेरिफेरी में यू कैन सी हियर द रोल्ड आउट मार्जिन्स। कैन यू सी क्लियर कट रोल्ड आउट मार्जिन्स आपको पेरिफेरी में दिखाई देंगे यहाँ पे। दिस इज बेसिकली सीन इन केस ऑफ द न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी बाई ड्यू टू डैमेज ऑफ दिस फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व, और सेंसेशन गायब हो जाता है। अब ये करता होता क्या है? अगर सेंसेशन नहीं होता है कॉर्निया में, सेंसरी इनर्वेशन अगर रिड्यूस होता है या लॉस होता है, बेसिकली एक तो रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग को रिड्यूस करता है, ब्लिंक रिफ्लेक्स को रिड्यूस करता है, इपिथेलियल हीलिंग को रिड्यूस करता है, और दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द रिड्यूस्ड इन द टीयर प्रोडक्शन वाया द रिफ्लेक्स टीयरिंग। तो दिस बेसिकली रिजल्ट इन द कॉर्नियल एनेस्थीसिया, जिसमें हम बोलते हैं सेंसेशन लॉस होता है पेशेंट का। उसके अलावा परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट होगा पेशेंट को, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोल्ड आउट मार्जिन। दिस इज एक्चुअली डायग्नोस्टिक इन दीज पेशेंट, डायग्नोस्टिक इन केस ऑफ द न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी। तो ये आपने देखना है ओपीडी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया इस स्टेज में भी, कई बार स्टूडेंट समझते हैं स्टेन करने के बाद दिस इज द जियोग्राफिक अल्सर। जियोग्राफिक अल्सर है ये। स्टेन करने के बाद ये समझते हैं, एंटीवायरल शुरू कर देते हैं टॉपिकल। ये मैं रियल केस सिनेरियो बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स। एंटीवायरल शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे कोई बताएगा, एंटीवायरल शुरू कर दिया जियोग्राफिक अल्सर मान के इसको, देन व्हाट प्रॉब्लम पेशेंट कैन फेस और व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन। Side effect of antivirals, epithelial degeneration, healing will decrease. हाँ, इसमें क्या होगा? दिस न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी विल बी प्रोग्रेस्ड बाय दिस एंटीवायरल। एंटीवायरल फर्दर प्रोग्रेशन कॉज करा देता है, ये फर्दर टॉक्सिसिटी करा देता है, एंड इट विल बेसिकली कॉजेज द स्टोमल मेल्टिंग, एज इट विल पोटेंशियली लीड टू द कॉर्नियल परफोरेशन इफ यू विल नॉट डायग्नोज इट अर्ली by this rolled out margin or the thinning or stromal infiltration, then there may be the chance of the stromal melting and the corneal perforation. That's why this is very very important for you to diagnose this neurotropic keratopathy early in the OPD. So this type of picture, if you will see like epithelial defect along with the large epithelial defect along with the rolled out margins, that is mostly cardinal feature of the neurotropic keratopathy. Clear up to this? समझ आए बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. now can anybody tell me what is the takeaway from this question? Dr. Sambhavi, can you tell me what is the takeaway from this question? So the main takeaway is that we should avoid topical antivirals. हाँ, if you will suspect this patient having If the we suspect. neurotropic keratopathy, तो classical sign that you can see here, reduced corneal sensation. Reduce corneal sensation. So you can see here trigeminal. So this is the takeaway that you should know. न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी में सेंसेशन और हीलिंग और अल्सरेशन बढ़ जाता है, हीलिंग रिड्यूस हो जाती है। तो यू हैव टू चेक द सेंसेशन, सेंसेशन रिड्यूस्ड। पेनलेस एपिथेलियल डिफेक्ट पेशेंट को होता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि मेनली जो पेन आता है कॉर्निया में वो किस वजह से आता है? जो नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग में रहती है नीजोसिलरी नर्व की, अब वही डैमेज हो गई तो सेंसेशन बहुत कम आएगा। ठीक है, स्ट्रोमल मेल्टिंग होने लग जाएगा। तो दीज आर द क्लासिकल साइन फॉर दिस न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी। आपको एचएसवी में मिल सकता है, एचजेडओ में मिल सकता है, कई बार सर्जरी के बाद मिल सकता है सेंसेशन लॉस, डायबिटिक में मिल सकता है, ट्यूमर में, स्ट्रोक में। तो ये कॉज जानने का क्या मतलब है? कॉज आप इसीलिए जान रहे हो, यू हैव टू टेक सम रिलीवेंट हिस्ट्री रिलेटेड टू ऑल दिस। पहले कभी रिकरेंट तो नहीं है ये कंडीशन एचएसवी एचजेडओ की,
दैट यू हैव टू सी। पेशेंट से प्रीवियस ओकुलर सर्जरी की हिस्ट्री लेनी है। डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, यू हैव टू कंट्रोल द डायबिटीज ऑफ दैट पेशेंट। अगर आपको एक्चुअल में ये हील कराना है न्यूरोट्रोपिक केराटोपैथी। ट्यूमर की कोई कंप्लेन तो नहीं है, कोई इमेजिंग तो नहीं है पेशेंट की। उसके अलावा प्रीवियस कोई स्ट्रोक तो नहीं है, अटैक तो नहीं है, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हुआ है पेशेंट को। तो ऑल दीज रिलेवेंट हिस्ट्री यू विल आस्क रिलेटेड टू द neurotropic keratopathy. This is actually the clinically relevant for your OPD point of view. I hope now it is clear for this neurotropic keratopathy. ठीक है, moving to the next question number 3. A patient with a diagnosis of rheumatoid arthritis present with a very painful sterile corneal ulcer. Examination shows a stromal melt of 60% of the corneal thickness over a period of 3 weeks in spite of treatment with lubricating. Which one of the following would be the most appropriate immediate step to prevent perforation? Conjunctival recession from the limbus, oral corticosteroid, punctal occlusion, or therapeutic soft contact lens? Which is the right answer here? A, B, C, or D? Very good. This I have discussed previously in previous questions. Ki you have to do conjunctival Come recession. on, man. Somebody is asking something. Please mute yourself. Dr. Avani, Dr. Annu. If you are asking something, then only you can unmute yourself. ठीक है, तो A is the right answer and almost all of you have marked it correct. I have taken this question at this particular point in the previous questions also. So Dr. Priya is on top, then Dr. SB, then Dr. Harika. Let's see the explanation. What is the diagnosis here? Anybody? Dr. Priya, can you tell me what is the diagnosis here? PUK PUK associated with systemic हाँ, disease. वेरी गुड, PUK है पेशेंट को, और इतना ज्यादा एडवांस रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो इज इट एसोसिएटेड विद दिस सिस्टमिक एसोसिएशन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सिस्टमिक एसोसिएशन। तो ये चीज याद रखना, अगर PUK विद सिस्टमिक एसोसिएशन है तो टेंडेंसी फॉर परफोरेशन ज्यादा होगी, टेंडेंसी फॉर परफोरेशन। इफ इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक एसोसिएशन, इट मींस जो मूरन अल्सर में हमने पढ़ा था कि सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ नहीं है, तो उसमें परफोरेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें वेरी पेनफुल है कॉर्नियल स्टेराइल कॉर्नियल अल्सर, स्टोमल मेल्टिंग हो गया 60% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस का, 3 वीक्स इवन लुब्रिकेटिंग अगर चलाया उसके बाद, तो अभी परफोरेशन से बचाना है, बिकॉज दिस पेशेंट हैव द रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी सिस्टमिक एसोसिएशन। तो इमीडिएटली यू कैन डू द कंजक्टिवल रिसेशन। बताएगा मुझे कोई क्यों? जब तक क्यों नहीं दिमाग में क्लियर होता है तब तक आप Major source remove कर रहा हाँ, सर. वेरी गुड। मेजर यहाँ पे सोर्स जो रहता है कंजक्टिवल वेसल्स रहती हैं, जो कि क्या करती हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को डिफ्यूज कराती हैं, एंड दैट बेसिकली कॉजेज द इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन और द थिनिंग ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमल थिनिंग और मेल्टिंग। तो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। इमीडिएट ट्रीटमेंट यू कैन गिव, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यू कैन गिव, दैट इज हैविंग नॉट हैविंग द इमीडिएट रिलीफ, धीरे धीरे वो रिलीफ करेगा पेशेंट को, इमीडिएट रिलीफ नहीं कराएगा, सिस्टमिक कंडीशन को धीरे धीरे ठीक करेगा, बट नॉट द टॉपिकल। टॉपिकली अगर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, दैट इज दैट कॉर्नियल कंजक्टिवल रेसेशन। तो यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली द PUK along with the peripheral this systemic association. You can see melting हो गई है, पेरिफेरी जो वेसल्स हैं उससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं, that will cause the melting of the cornea. ठीक है, तो उसमें आपने यहाँ पे देखना, बेसिकली दिस इज एसोसिएटेड विद द रूमेटॉइड सिस्टमिक एसोसिएशन है ये, थिकोनियल थिनिंग और स्टोमल मेल्ट कैन प्रोग्रेस अप टू द परफोरेशन। तो मेडिकली अगर कोई अनरेस्पॉन्सिव है तो इमीडिएट इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो दिस कंजक्टिवल रिसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंजक्टिवल रिसेक्शन और रिसेशन, यहाँ से कंजक्टिवा जो मेन यहाँ से डिफ्यूजर है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, उसी को रिसेक्ट या रिसेस अगर हम कर देते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है पेशेंट को, परफोरेशन से बच जाता है। ठीक है, दिस प्रोसीजर रिमूव्स द एडजेसेंट सोर्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड साइटोकाइंस and help to halt the collagenase activity and promote the healing. So, and this is important sign that I have told you, this is the important sign for identifying the systemic association, जिसमें आपको लिम्बाइटिस मिलेगा विद एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। अगर सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ नहीं है, दैट इज द मूरन अल्सर, तो ये आपको नहीं मिलेगा along with the लिम्बाइटिस। लिम्बाइटिस के साथ एपिस्क्लेराइटिस स्क्लेराइटिस नहीं मिलेगा। ठीक है, so this is actually the explanation of this particular question. So what is the takeaway from this question that you can see here?
So whenever the ulcerative keratitis is associated with systemic association, there are more chances of perforation. And if it is नहीं not नहीं नहीं, associated, if it is not associated with systemic acid, then there is no chances of perforation. so If it is, when हाँ, it is associated, then more chances, sir. then more chance, हाँ, More very good, more chances. chance. Yes. Okay, what Yes. else? And the immediate treatment is conjunctival resection, because our main motto is to remove the inflammatory load. Very good, very good. So these are the points that you should know. PUK in rheumatoid arthritis, it's actually the vision and globe threatening emergency. That's why you will do the conjunctival resection as early as possible. This is the immediate step to halt the melt or removing the inflammatory load. At an adjunctive, you can start the treatment systemic steroid or immunosuppressant if needed concurrently for the long-term control. So these are the practical points that you can apply in your OPD. ठीक है? I hope it is clear to all of you. Yes or Yes, no? ठीक है? yes, sir. Moving to the next question. Question number this 4. Which one of the following is most likely to make up the collarettes of the staphylococcal blepharitis? A. Desquamated epithelial cells. B. Dried mucopurulent exudates. C. Fibrinous crust. Or D. Seborrheic material. A, B, C, or D. Which is the right statement here? It is actually fibrinous crust, and many of you have marked it wrong. So let's see the chart first. Okay, Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. SB, then Dr. Harika. Let's see the explanation of this part. देखो, कई बार हम देखते हैं कि जो आईलेसिस रहते हैं, दिस इज एक्चुअली द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और ऑल्सो कंफ्यूजिंग पेशेंट विल कम इन योर ओपीडी. ओपीडी में जब पेशेंट आता है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस इज द स्टेफाइलोकोकल कोलरेट्स. Collarettes is actually the fibrinous crust, that is cylindrical crust like material that is deposited in the eyelaces. Eyelaces में cylindrical crust like cylindrical deposition आपको दिखाई देता है. That is actually the this collarette that you have to identify, which is basically due to this staphylococcal blepharitis की वजह से होता है. तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो फिब्रिनस क्रस्ट है वो कैसा दिखता है, और सिबेसियस क्रस्ट कैसा दिखाई देता है. तो सिबोरिक ब्लेफराइटिस और स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए. ठीक है? तो स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस में क्या है, यू कैन सी हियर द सिलिंड्रिकल फिब्रिनस क्रस्ट लाइक दिस डिपोजिशन एट द बेस ऑफ द आईलेसिस. आईलेसिस के बेस पे आपको दिखाई देगा. ठीक है? तो दिस इज ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस. कोलरेट्स आर नथिंग बट द फिब्रिनस क्रस्ट that are firmly there around the base of the eyelases. ठीक है? ये किस वजह से बनते हैं? दिस इज ड्यू टू द फिब्रिन और इन्फ्लेमेटरी बाई प्रोडक्ट की वजह से, विच इज बेसिकली न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स. कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज द स्टेफाइलोकोकल ऑरियस. ठीक है? एंड बेसिकली adhere to the laces in the collar like pattern. कॉलर लाइक पैटर्न में ये adhere रहता है. तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस. नॉर्मली इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिबोरिक है या स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस है? इसको जब आप क्या करते हो, रिमूव करते हो, रिमूवल ऑफ द लेसेस often causes the you can this basically reveals the small ulcer at the base of this particular eyelash. Typically this is the sign of the स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस. ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेफाइलोकोकल में आपको क्या साइन मिलेगा और सिबोरिक ब्लेफराइटिस में आपको कैसा दिखेगा. यू कैन सी द ग्रीसी स्केल, ग्रीजी आपको स्केल लाइक पैटर्न दिखाई देगा इन दी आईलेसिस, और इसमें डेंड्रफ लाइक पैटर्न भी आपको दिखाई देता है. स्केल्स आपको दिखाई देंगे विच इज बेसिकली लूज. ये एडहेरेंट रहता है स्टेफाइलोकोकल की वजह से, और ये जो बेसिकली सिबोरिक की वजह से होता है दैट इज बेसिकली लूज एंड नॉन एडहेरेंट. ठीक है? तो ये चीज आपने याद रखनी है. दोनों का ट्रीटमेंट अलग है. दैट्स व्हाई यू हैव टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस. इसमें एंटीबायोटिक भी आपने शुरू करना होगा, सिबोरिक में भी एंटीबायोटिक शुरू करना होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू इसमें ग्राम पॉजिटिव के लिए शुरू करना है, उसमें आपने जाहा शुरू करना होता है. मेनली सिबोरिक ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट आप जाहा शुरू करते हैं विद द हॉट फर्मेंटेशन विद लीड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ दीज केसेस. ठीक है? तो यहाँ पे टेक अवे आपका क्या आएगा बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? टेक अवे इज दिस
कि स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस बेसिकली कोलरेट्स, यू कैन सी like a fibrin crust encircling the less tightly adherent. तो ये आपने साइन देखना है ओपीडी में. दिस इज एक्चुअली द क्लिनिकल साइन दैट यू सी इन द ओपीडी. ठीक है. इसके साथ साथ कॉर्निया में ये क्या कॉज करा सकता है? मार्जिनल केरेटाइटिस. ऑल ऑफ यू कैन सी मार्जिनल केरेटाइटिस में पेरिफेरी में इन्फिल्ट्रेशन आपको मिलेगा. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दिस स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन की वजह से होता है. इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. और इसका कार्डिनल साइन क्या है? पेरिफेरी में आपको मिलेगा, बट देर इज अ क्लियर जोन बिटवीन द लिम्बस एंड दिस इन्फिल्ट्रेशन. इसके बीच में एक क्लियर जोन होगी, दैट इज एक्चुअली द कार्डिनल साइन फॉर द मार्जिनल केरेटाइटिस. इसकी वजह से पेशेंट को कैन हैव द रिकरेंट कैलेजिया ड्यू टू द ओक्लूजन ऑफ द जो भी म्यूकोमिक ग्लैंड की ओपनिंग है वो ओक्लूजन की वजह से, और ड्राई आई भी हो सकती है पेशेंट में. अब मेन है ओपीडी में ये दोनों डिफरेंशिएट करना कि स्टेफ ब्लेफराइटिस है या सिबोरिक ब्लेफराइटिस है. स्टेफ ब्लेफराइटिस में आपको कोलरेट्स दिखाई देंगे ओपीडी में. फॉर्म क्रस्ट लाइक सिलिंड्रिकल डिपोजिशन होगा एट द बेस ऑफ द आईलेसेस. और सिबोरिक में ग्रीसी, दिस यू कैन सी ग्रीसी स्केल लाइक डिपोजिशन होगा, लूज और नॉन एडरेंट होगा. दोनों में ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे, लीड हाइजीन आपने पेशेंट ने मेंटेन करना है, वार्म कंप्रेशन पेशेंट को देना, टॉपिकल एंटीबायोटिक विल वर्क, प्लस माइनस डॉक्सीसाइक्लिन दैट आई हैव टोल्ड यू बिकॉज ऑफ दिस seborrheic blepharitis you will start this doxycycline. For the chronic inflammation you have to start this is also having the anti-inflammatory property भी होती है इसकी. तो these are the point that you should know related to the staphylococcal as well as the seborrheic blepharitis practically for your OPD. ठीक है, समझ आ गई बात? इज इट क्लियर और नॉट? Yes. ठीक है. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Regarding the picture, all of the following statement are correct except A, patient is more likely to be male than female. B, poor vision is due to the corneal astigmatism. C, lipid deposition in the cornea is a common feature. And D, fluorescein staining show epithelial defect in the periphery. Which is not the right answer? A, B, C or D? Okay, so D is the right answer, and 12 of you have marked it correct. Let's see the chart first. Okay, Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. Rahul. Very good. Let's see the explanation. So, can anybody tell me the diagnosis for this particular patient? Anybody? Terian's marginal Terians, yeah, degeneracy. very good. Terians marginal degeneration. Terians marginal degeneration. ठीक है. अब इसकी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी आई विल टेल यू. आई हैव सीन दिस पेशेंट इन OT डायरेक्टली फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी. देन there is a complication of one of the residents that I have managed in this Terian marginal degeneration. First, we'll discuss this particular question. Then I will tell you what that particular complication that I have seen in the OT and how I have managed it. Anybody is asking something? Okay, तो दिस इज एक्चुअली द टीरियन. मोस्टली आपको इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, सुपीरियरली मिलता है टीरियन में. फिर उसके बाद सर्कमफ्रेंशियली होल कॉर्निया में इन्वॉल्व करता है. पेरिफेरल गटरिंग मिलता है, बट एपिथेलियम इज इंटैक्ट. दिस इज एक्चुअली द कार्डिनल साइन ऑफ द टीरियन मार्जिनल डिजेनरेशन. ठीक है. द पेशेंट इज मोर लाइकली, मेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. अगर आप देखेंगे कि मेल्स जो है इन एन अराउंड 75% इन्वॉल्वमेंट होता है मेल्स का एज कम्पेयर टू फीमेल्स. उसके बाद पुअर विजन इज ड्यू टू कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म. दिस इज आल्सो राइट. बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सुपीरियर पार्ट में यहाँ पे स्कारिंग हो रही है, तो मुझे कोई बताएगा ये जो वर्टिकल मेरिडियन है इट विल बी फ्लैटन और स्टीपन? फ्लैट होगी या स्टीप होगी? अगर स्कारिंग हो रही है तो Flatter. फ्लैट होगी. वेरी गुड. अगर वर्टिकल मेरिडियन फ्लैट हो रही है एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, then which type of astigmatism patient can have, with the rule or against the rule? Against the rule. Against the rule. Very good. Against the rule astigmatism आएगा. If horizontal meridian is more curved than the vertical meridian, then patient have, please mute yourself. Please mute yourself. Then patient have against the rule astigmatism. ठीक है. तो इसमें against the rule astigmatism मिलेगा because vertical meridian is
मोर फ्लैट देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन पे अगर आप देखोगे ना, देयर इज लिपिड डिपोजिशन। आई विल rub this particular slide. You can see here the lipid deposition is there at the margin of this particular Tyrian marginal degeneration में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, येलो व्हाइट लिपिड लाइंस मिलेगी। यहाँ पे येलो व्हाइट लिपिड लाइंस दिखाई देगी, व्हाइट लिपिड लाइंस दिखाई देगी, लिपिड लाइन। ठीक है, तो ये लीडिंग एज में आपको, सेंट्रल लीडिंग एज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अलोंग विद द थिनिंग ऑफ द एज, एज की थिनिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे इपिथीलियम जो है वो डिफेक्टिव नहीं रहती है, तो दीज आर द साइन, दिस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इपिथीलियल डिफेक्ट नहीं है, स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन अल्सरेशन अगर हो रहा है विद द गटरिंग, तो पेशेंट जो है फ्लोरिसिन स्टेनिंग नहीं लेता है इसमें पेरिफेरी में। एपिथेलियल डिफेक्ट बहुत रेयर रहता है इसमें, एंड इसी वजह से फ्लोरिसिन स्टेनिंग नहीं लेगा। तो एक्सेप्ट पूछा है, तो दिस इज एक्चुअली डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, फॉर देम आई हैव रिटन द डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस Tyrian marginal degeneration so that you can apply it in your OPD or you can write it in your exams also। ठीक है, तो Tyrian marginal degeneration बेसिकली पेरिफेरल स्ट्रोमल थिनिंग होती है, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द सुपीरियरली स्टार्ट होती है। पेरिफेरल वेस्कुलराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, जो डिजेनरेशन है उसमें अलोंग विद द लीडिंग एज में आपको एडवांसिंग एज में लिपिड लाइंस यू कैन ऑल्सो सी। ठीक है, इसमें एपिथेलियम रिमेन्स इंटैक्ट, एपिथेलियम मोस्टली इंटैक्ट रहती है, इसमें डिफेक्टिव नहीं रहती, इसीलिए फ्लोरिसिन स्टेनिंग इसमें नहीं लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं रिलेटेड टू द टीरियन मार्जिनल डिजेनरेशन। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई टेक अवे बताएगा फॉर द ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू, टेक अवे इन दिस क्वेश्चन। It should be differentiated from Arcus. हाँ, वेरी गुड, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आर्कस। अब अगर आप देखेंगे पेरिफेरल वेस्कुलराइजेशन मिल रहा है, लिपिड लाइन मिल रही है, स्ट्रोमल थिनिंग मिल रही है, दैट इज बेसिकली साइन ऑफ द टीरियन मार्जिनल डिजेनरेशन। उसके अलावा अगर थिनिंग नहीं मिलती है, दैट इज बेसिकली सीन इन द आर्कस। मेल्स में ज्यादा कॉमन है टीरियन मार्जिनल डिजेनरेशन। अगर आप इसकी क्रेटोमेट्री कराएंगे तो क्या मिलेगा, अगर ऐसे पेशेंट की क्रेटोमेट्री कराएंगे तो क्या मिलेगा, वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीप होगी या हॉरिजॉन्टल? Horizontal. हॉरिजॉन्टल ज्यादा स्टीप हो, वर्टिकल फ्लैट होगी। यानी अगर हम देखेंगे पेशेंट का ऑटो रिफ्लेक्शन कराएंगे, K1 K2 अगर हम देखते हैं तो K1 कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला है वर्टिकल वाला? वर्टिकल। K1 वर्टिकल होता है या नहीं, हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होता है। तो यानी ये ज्यादा है, ये जो 42 to 46 के आसपास रहती है इसकी रीडिंग, और ये थोड़ी सी K2 जो होगी ये फ्लैट हो जाएगी, यानी 38 to 40 के आसपास मिलेगी। तो ये फ्लैट हो जाएगी वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो अगर वर्टिकल मेरिडियन फ्लैट है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल, देन वी कैन कॉल इट एज द अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिक। तो ये सब आप लोगों ने देखना भी है ओटी में। अगर आप देखते हैं पेशेंट का क्रेटोमेट्री, तो यू हैव टू सी K1 K2 में क्या डिफरेंस है, K1 ज्यादा फ्लैट है कि K2 ज्यादा फ्लैट है। अगर ऐसे थिनिंग के साथ पेरिफेरल इसके साथ पेशेंट आता है, पेरिफेरल थिनिंग के साथ और पीयूके के साथ, then you have to see patient को with the rule astigmatism में कि against the rule। lipid lines you can identify for this PUK। तो these all are the point that you should know related to your OPD point of view। ठीक है, क्लिनिकल टिप्स यहाँ पे ये हैं। टेरियन मार्जिनल स्लोली प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लेमेटरी पेरिफेरल थिनिंग होती है, इसमें कोई भी एपिथेलियल डिफेक्ट नहीं होता, तो स्टेन करोगे तो आपको डिफेक्ट नहीं मिलेगा। मिडिल एज मेल्स में ज्यादा कौन, मैंने बताया 75%। सुपीरियर कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है, ये आपको क्रेटोमेट्रिक वैल्यू में मिलेगी कि अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म मिलेगा। वर्टिकल मेरिडियन फ्लैट होगी एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल। ये लिपिड लाइंस और पेरिफेरल वेस्कुलराइजेशन, दीज आर द की डिफरेंशिएटिंग फीचर विद द अदर पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर डिसीज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है इन योर क्लिनिक्स। ठीक है, समझ आ गई बात। देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसे रहता है, मैं बोल देता हूँ ठीक है मैंने पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया, फिर घर पे जाके आपने उसे पढ़ना होता है। तो मैनी स्टूडेंट आर नॉट रीडिंग एट होम, तो आई एम टेकिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अगेन एंड अगेन सेम पॉइंट्स, ताकि आपको यही याद समझ में भी आ जाए, यही याद भी हो जाए, यही रिवाइज भी हो जाए।
ताकि घर पे जाके आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ते हैं देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस पॉइंट इन दी ओपीडी। ठीक है, दैट्स व्हाई मेनी पॉइंट्स आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा, एंड यू हैव टू ग्रास्प दोज पॉइंट एंड कैच इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर योर ओपीडी। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6। Regarding this picture, all of the following are true except A. Endothelial count is reduced. B. Topical steroid is useful in this condition, can be associated with the hearing loss. And D. Corneal biopsy is useful for the diagnosis. Which is not right here? A, B, C, or D? Okay, D is the right answer. And I think half of you have marked it other options and half of you have marked it D. ठीक है, तो first see the chart. Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. Harika. Very good. So let's see the diagnosis first. तो कोई मुझे बताएगा what is the diagnosis here? What is the diagnosis in this particular picture? क्या दिखाई दे रहा है आपको? डॉक्टर प्रिया, कैन यू टेल मी द डायग्नोसिस? सर तो प्रोमिनेंट स्टेटोर्नियल नर्व्स भी दिखती है और इंटरस्टिशियल केराटाइटिस भी लग रहा है मतलब। This is actually the ghost vessel. These are the basically you can see this picture exactly given in the Kansky. I have taken from that. These are the ghost vessels. Ghost vessels हैं। ठीक है, बेसिकली ये सिफिलिस में मिलता है। तो कोई मुझे बताएगा दिस घोस्ट वेसल इज मोस्टली सीन इन द सिफिलिस। सिफिलिस में और क्या कार्डिनल साइन है कॉर्निया में, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में? साल्मन पैच अपीयरेंस। वेरी गुड, साल्मन पैच अपीयरेंस। उसके बाद अगर वो जो वेसल्स हैं कॉर्नियल वेसल्स जिसकी वजह से साल्मन पैच अपीयरेंस आ रहा है, उसके बाद इफ देयर इज स्कारिंग रिलेटेड टू दोज वेसल्स, एटीन्यूएशन और स्कारिंग होता है, those vessels are known as the ghost vessels. That is basically seen in the stroma. In the stromal keratitis, specifically either in the inflammatory condition or due to this syphilis in interstitial keratitis की वजह से। तो बेसिकली क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन इन्फ्लेमेशन हो रहा है स्ट्रोमा में इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कभी कभी एंडोथेलियम में इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज द एंडोथेलाइटिस और एंडोथेलियल काउंट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें टॉपिकल स्टेरॉइड इज बेसिकली यूजफुल इन दिस कंडीशन। यूजफुल रहता है क्योंकि अगर हम देखें स्ट्रोमल केरेटाइटिस है दैट इज बेसिकली ऑटो इम्यून केरेटाइटिस को हम बोलते हैं स्ट्रोमल केरेटाइटिस। उसमें स्टेरॉइड अगर आप देते हैं तो मोस्टली वो हील करता है। हियरिंग लॉस मिल सकता है क्या इसमें, मुझे बताओ, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस में? Yes, sir. Kogan मिलेगा? syndrome. हाँ, वेरी गुड, कोगान सिंड्रोम। ठीक है, कोगान सिंड्रोम में ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब कैसे याद रखें, कई स्टूडेंट भूल जाते हैं कि ये इसमें मिलता है नहीं मिलता है। को से कान याद रखना, ए एन से आंख याद रखना। आंख में इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, कान में आपका हियरिंग लॉस, ये याद रखना। ठीक है, तो हियरिंग लॉस विद इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस बेसिकली सीन इन द कोगन सिंड्रोम। ठीक है, स्टोमल केरेटाइटिस आपने बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है स्टोमल केरेटाइटिस विद घोस्ट वेसल और साल्मन पैच अपीयरेंस दैट इज बेसिकली सीन इन केस ऑफ द syphilis interstitial keratitis. ठीक है, तो those who are first year second year, I have put all these pictures as well as the text here for your exam point of view. So you can see this is actually the deep vascularization. This is actually the deep vascularization with the stromal haze, relevant haze, deep vascularization with the haze. You can see stromal haze. So this is basically the Salmon patch appearance. एक्टिव फेस में आपको साल्मन पैच अपीयरेंस मिलता है। उसके बाद यहीं अगर स्कारिंग फेस में क्या हो जाता है, दीज वेसल्स आर बिकमिंग वाइट एंड फीदरी अपीयरेंस दिखाई देता है। दैट इज बेसिकली घोस्ट वेसल, फीदरी स्ट्रोमल स्कारिंग इन द हीलिंग स्टेज। तो एक्टिव स्टेज में आपको साल्मन पैच मिलता है, हीलिंग स्टेज में आपको घोस्ट वेसल्स मिलता है, विच इज बेसिकली साइन ऑफ द इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस। ठीक है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस भी जो नॉन इन्फेक्शियस होती है दैट इज बेसिकली इम्यून मीडिएटेड स्ट्रोमल इन्फ्लेमेशन आइदर बाय द सिफिलिस, एचएसवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और कोगन। आप ये सोच रहे होंगे तो ये तो इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इसके टॉक्सिन्स की वजह से ये स्टोमा में इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटो इम्यून
है तो एचएसबी भी इन्फेक्टिव, बट अगर हम देखते हैं स्ट्रोमल, जो एचएसबी में स्ट्रोमल केरेटाइटिस होती है, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रादर देन द इन्फेक्ट, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द टॉक्सिन्स। उस टॉक्सिन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, दैट इज बेसिकली कॉजिंग द स्ट्रोमल इन्फ्लेमेशन, स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। तो corneal biopsy is routinely not indicated in case of the interstitial keratitis. It is reserved even अगर atypical और unresponsive infectious अगर keratitis है, then we can go for this corneal biopsy, not in case of the autoimmune inflammatory this interstitial keratitis. तो दिस इज एक्चुअली द साल्मन पैच, ये आपने ध्यान रखना है ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये घोस्ट वेसल ये याद रखना है, विच इज बेसिकली द दिस इज एक्टिव फेज, दिस इज द हीलिंग फेज, हील्ड स्टेज। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट दैट यू शुड नो रिलेटेड टू द। Excuse me, sir. हाँ बताओ। What is the salmon patch actually, sir? The ghost vessels साल्मन, or नहीं नहीं, हाँ, नॉट घोस्ट वेसल्स, these active vessels, that is the stromal inflammatory स्ट्रोमा में जो नियोवास्कुलराइजेशन होता है, वो यहाँ पे आपको जो ब्लड वेसल दिखाई देती है, वैसी ब्लड वेसल यहाँ नहीं दिख रही, थोड़ी फेडिंग हो रही है ड्यू टू द स्ट्रोमल हेज की वजह से, बट दिस इज एक्चुअली द एक्टिव वेस्कुलराइजेशन इन द स्ट्रोमा, डीप स्ट्रोमा वेस्कुलराइजेशन, एक्टिव वेस्कुलराइजेशन इन डीप स्ट्रोमा। डीप स्ट्रोमा में आपको एक्टिव वेस्कुलराइजेशन दिखाई देता है। दिस होल एक्टिव वेस्कुलराइजेशन along with the stromal infiltration, that is known as the Salmon patch appearance. समझ आ रही बात? yes, sir. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली दिस explanation of this question. तो हारिका, can you tell me the takeaway from this question for your OPD? In Is there any takeaway? yes, sir. Ghost salmon patch is important in this. Very good. Ghost vessel, salmon patch, दोनों important है for your Yes. OPD point of view, for your exam point of view also. So you can see here interstitial keratitis, stromal inflammation without primary epithelial or endothelial involvement. Secondarily, can endothelial cell count can be reduced अगर endothelitis होता है. Ghost vessel, feathery stromal scar with the salmon patch appearance. These points are very very important. Classic हील्ड इंटरस्टिशियल केराटिटिस आपको ये एक्टिव फेस में मिलता है साल्मन पैच। और कॉजेज आपने याद रखने, मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉन्जेनिटल सिफिलिस, उसके बाद एचएसबी, टीबी एंड देन कोगन। कोगन में मैंने बताया था कान याद रखना है और आंख याद रखना है। कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा और आंख में आपका इंटरस्टिशियल केराटिटिस होगा। ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द स्ट्रोमल इन्फ्लेमेशन विद वेस्कुलराइजेशन। So topical steroid is very very useful that you have to use in the OPD if you will diagnose the condition accurately. ठीक है, this is actually the explanation of this question. Moving to the next question, number 7. Presently in the United States, flectenolol is most commonly associated with HSV, TB, Staphylococcus or the fungus. A, B, C or D? Which is the right answer here? Okay, C is the right answer, and almost all of you have marked it correct. Many students know कि TB is the right answer, but TB is only the right answer in the endemic or developing country for the flectenolol. But HSB is never ever causes this flectenolol. ठीक है, तो यहाँ पे पहले चार्ट देखते हैं। डॉक्टर प्रिया, देन डॉक्टर हारिका, देन डॉक्टर संभाविक। वेरी गुड। तो लेट्स सी हेयर कि यहाँ पे मैंने बताया फ्लेक्टेन्यूल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ओपीडी में, वो आपने याद रखना है। और क्या मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो याद रखना है, और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो याद रखना है। ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड नो। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट या एनी डेवलप्ड कंट्री की अगर बात हो तो वहां पे स्टेफ का टॉक्सिन इंपोर्टेंट है, स्टेफ का टॉक्सिन इंपोर्टेंट है। वो टॉक्सिन कॉज कराता है फ्लेक्टेन्यूल। कैसा दिखाई देता है ये आपको, व्हाइटिश कलर का यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपॉजिट होते हैं, व्हाइटिश लीजन दिखाई देता है, सराउंडेड बाय द एक्टिव कंजेशन ऑफ द वेसल का कंजेशन होगा, एक्टिव फॉर्म होगा, बट दैट इज बेसिकली इन द कंजक्टिवा,
कंजक्टाइवा कैन बी प्रेजेंट इन द कॉर्निया आल्सो बट इन द कंजक्टाइवा। तो इसमें आप क्या करते हैं, लो डोज स्टेरॉइड चलाते हैं अलोंग विद द एंटीबायोटिक। तो आप लो डोज स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं, वहां पे मॉक्सी एलपी दे सकते हैं, मॉक्सी के साथ एलपी दे सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू मोस्टली ड्यू टू दिस टीबी इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की में ये टीबी की वजह से होता है। तो इसमें भी टीबी की वजह से हो चाहे इसकी वजह से, ये टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं टीबी के उसकी वजह से, तो इसमें भी आप क्या चलाते हैं, लो डोज स्टेरॉइड चलाते हैं, ठीक है। बट इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉक्सीफ्लोक्सासिन ऑल दीज एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। तो हेयर द आंसर इज द सी। तो फॉर दोज हु आर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, the explanation part you can see here, you can see here the whitish lesion, you can see small white small small white nodule like appearance you can see along with this congestion, surrounded by the congestion of the conjunctiva। तो this is actually the flectenule, ठीक है। तो डिलेड हाइपर, ये कई बार पूछा जाता है वाइवा में भी और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैंने बताया दिस इज नॉट द ड्यू टू द इन्फेक्शन, ये किस वजह से है कि ये जो स्टेफाइलोकोकस के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वही टॉक्सिन्स ये भी करा रहे हैं, वही टॉक्सिन्स मार्जिनल केरेटाइटिस भी करा रहे थे। यू हैव टू कोरिलेट दीज ऑल दी पॉइंट्स जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। कोरिलेशन इज द की, अगर आपने लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो कोरिलेट करते जाओ। तो वही टॉक्सिन्स यहाँ भी थे, वही टॉक्सिन्स यहाँ भी है, यहाँ भी लो डोज स्टेरॉइड चला रहे थे, यहाँ भी लो डोज स्टेरॉइड चलाएंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट हो गया, डेवलप्ड कंट्री हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज जो है स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। स्पेशली एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक ब्लेफराइटिस और रोजेसिया। रोजेसिया में क्या होता है, टीलेंजेक्टेटिक लिड मार्जिन हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, ब्लेफराइटिस हो जाता है और मीबोमाइटिस हो जाता है और स्टेफाइलोकोकल ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाता है, दैट बेसिकली कॉजेज दिस फ्लेक्टेनुलोसिस, ठीक है। अब किस वजह से होता है मैंने आपको बताया, ये पिक्चर मैंने आपको बताई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंटीजेनिक स्टिमुलस बेसिकली कहां से आता है, स्टेफ एक्सोटॉक्सिन से, और सेल वॉल कंपोनेंट ऑन द लिड लिड मार्जिन, जो कि सेल वॉल इसका कंपोनेंट, सेल वॉल रहेगा इसका आइदर ऑफ दिस स्टेफ और द एक्सोटॉक्सिन, ये बेसिकली कॉजेज द एंटीजेनिक रिएक्शन इन द कंजक्टाइवा और कॉर्निया। तो कंजक्टाइवा में अगर आपको इस टाइप का वाइट स्मॉल वाइट नोड्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है विद द सराउंडिंग कंजक्टाइवल सेक्टोरल कंजक्टाइवल कंजेशन, दैट इज बेसिकली द फ्लेक्टेन्यूल, ठीक है। समझ आ गई बात, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपने टेक अवे याद रखना है इसमें कि फ्लेक्टेन्यूल कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बैक्टीरियल एंटीजन के अगेंस्ट में। ट्यूबरकुलोसिस लीडिंग कॉज है एंडेमिक डिसीज में, जैसे डेवलपिंग कंट्री जो भी जहां पे भी टीबी कॉमन है तो उसमें टीबी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इन द डेवलप्ड कंट्री स्टेफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। इसमें आपको व्हाइट नोड्यूल मिलेगा, व्हाइट इज व्हाइट नोड्यूल, और सेक्टोरल कंजक्टाइवल इंजेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेफराइटिस एसोसिएटेड विद ब्लेफराइटिस और रोजेसिया। रोजेसिया मैंने आपको बताया था कि टीलेंजेक्टेटिक वेसल दिखाई देंगे लिड मार्जिन पे। तो दीज ऑल आर द कॉज ऑफ दिस फ्लेक्टेन्यूल। आपने करना क्या, ट्रीटमेंट में लिड हाइजीन एडवाइस करना है, टॉपिकल लो डोज स्टेरॉइड एडवाइस करना है अलोंग विद द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और गैटिफ्लोक्सासिन ये दे सकते हो विद लो डोज स्टेरॉइड एंड लिड हाइजीन। These are the points that you should know related to the OPD point of view also and for the exam point of view also. I hope it is clear to all of you. Dr. Ravi, Dr. Yes, sir. Anu, Dr. Avni, सर clear? जैसे ट्यूबरकुलोसिस सब कॉज है तो हम लोग उसमें एंटीबायोटिक से उसमें वर्क करेगा उसमें? उसमें नहीं करेगा। इसमें अगर हम ये बेसिकली स्टेफाइलोकोकल, देखो बेसिकली होता क्या है, जब इस टाइप का इंटेंस कुछ इन्फ्लेमेशन होती है ना तो डैमेज होने लगता है ओकुलर सरफेस में, ओकुलर सरफेस में डैमेज होने लगता है, तो चांसेस ऑफ सुपर एडिड इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, सुपर एडिड इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है, डिस्चार्ज नहीं लग रहा है, सुपर एडिड इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, देर इज नो ट्रीटमेंट, नो नीड टू गिव द एंटीबायोटिक अननेसेसरी। You can give the lid hygiene, you can give the steroid if it is associated with the tuberculosis। अगर पेशेंट को हिस्ट्री है टीबी की, पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है, या आपको लग रहा है कि टीबी है पेशेंट को, हो सकता है पेशेंट को अलोंग विद द सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ कफ फीवर, अगर इवनिंग राइज ऑफ फीवर होता है तो चांसेस ऑफ टीबी इज मोर, देन यू कैन
refer this patient for the pulmonologist also, and Yes, there is sir. no need of this antibiotic in that particular condition. अगर आपको डिस्चार्ज दिख रहा है कि हाँ डिस्चार्ज भी आ रहा है, पेशेंट की आई चिपक रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू आस्क द पेशेंट इन दी ओपीडी कि आंख चिपकती है क्या। कभी कभी ओपीडी में आता है तो नहीं नहीं लगता है आपको डिस्चार्ज, लेकिन अगर आप पूछते हो पेशेंट से आंख चिपकती है क्या, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुपर रेडिएटेड इन्फेक्शन है, देन यू कैन स्टार्ट दिस एंटीबायोटिक। Okay, समझ आ sir. रहे हैं? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8, corneal filament are least likely to be present in which condition? This is also important question for first year, second year. Keratoconjunctivitis sicca A, B Thiagisan superficial punctate keratitis, C superior limbic keratitis, or D medicamentosa. Which is the right least likely to be present in corneal filament is present in which condition? Least likely. B is the right answer and almost all of you have marked it correct. तो थाइजीसन एसपीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी कॉर्नियल फिलामेंट के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेक। ठीक है, तो डॉक्टर प्रिया देन डॉक्टर हारिका देन डॉक्टर संभावी, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो देखो बेसिकली जो कॉर्नियल फिलामेंट्स होते हैं, वो कॉर्नियल फिलामेंट्स आपको स्ट्रैंड लाइक डिजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस जो रहता है उसमें मिक्स होके आपको कॉर्निया की सरफेस पे चिपका हुआ मिलेगा। कोमा शेप का कभी कभी मिलता है, चिपका हुआ मिलता है। दैट इज बेसिकली कैन बी प्रेजेंट इन द ड्राई आई, एनी फॉर्म ऑफ द ड्राई आई, ड्राई आई की फॉर्म में या कोई म्यूकस म्यूकस ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी होती है तो क्रेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का में भी ड्राई आई म्यूकस मेम्ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी होती है, सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस में भी मिलती है, इवन ओकुलर सरफेस डैमेज और ड्राई आई मेडिकामेंटोसा में मिलती है, नॉट सीन इन द थाइजीसन एसपीके। ठीक है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर बिकॉज दे आर आस्किंग लीस्ट लाइकली, तो लीस्ट लाइकली सीन इन थाइजीसन। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो थाइजीसन क्या होता है, आपको पता हो कि दिस व्हाट इज दिस कॉर्नियल फिलामेंट और कैसे इसको ट्रीट करना है ये भी पता हो। तो दिस इज एक्चुअली द टेक अवे फ्रॉम दिस मैसेज दैट यू हैव टू टेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नियल फिलामेंट यू कैन सी हेयर स्ट्रैंड और डीजनरेटेड एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस मिक्स एंड अधेयर टू द कॉर्नियल सरफेस। ठीक है, तो these are the these basically causes the ocular surface irritation. What is Thiagisan superficial punctate keratitis? तो elevated granular grayish white epithelial lesion आपको दिखाई देते हैं, मिनिमल और नो म्यूकस एबनॉर्मेलिटी इन द कंजक्टिवा। यहाँ पे आपको कोई भी फिलामेंट्स फॉर्मेशन नहीं होगा और लीजन वेरी डिस्क्रीट होंगे, छोटे छोटे होंगे, वेरी डिस्क्रीट सब एपिथेलियल यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन टाइप का दिखाई देगा। देयर इज नो स्टिंजी और म्यूकस लेडन lesion you can see in this case of the Thiagisan SPK. So you have to differentiate between the Thiagisan as well as the this particular corneal filament. तो देखो कई बार ये थाइजीसन सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस जो आती है, कई बार एसपीके करके रेफर करते हैं कॉर्नियल डिपार्टमेंट में, एसपीके कि पेशेंट को एसपीके है या नहीं है। तो कई बार ड्राई आई की वजह से भी आपको जब आप स्टेन करते हैं तो एसपीके दिखाई देता है, थाइजीसन की वजह से भी एसपीके दिखाई देते हैं, ड्राई आई की वजह से भी एसपीके दिखाई देते हैं। हाउ यू विल डिफरेंशिएट, एनीबडी, हाउ यू विल डिफरेंशिएट, एनीबडी? Associated conjunctivitis also we can हाँ, see. इसमें इन्फ्लेमेशन मिलेगा, इसमें जो एसपीके आएंगे दैट although very mild inflammation, but inflammation in the conjunctiva circumciliary congestion और inflammation minimal होगा but can be present in this Thiagisan SPK। उसके साथ साथ आपको एपिथेलियल डिफेक्ट स्ट्रोमल कुछ कुछ इन्फिल्ट्रेशन और सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेशन इसमें मिलेगा। ठीक है, बट नॉट इन द ड्राई आई केस। तो अगर एकदम व्हाइट कंजक्टिवा है, यू कैन ऑल्सो आस्क टू द पेशेंट, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है कि रेड तो नहीं होती है आई या लास्ट टाइम कब रेड हुई थी। अगर पेशेंट कोई हिस्ट्री नहीं दे रहा है रेडनेस की, न लास्ट टाइम रेडनेस उसे पता है, तो मोस्टली दैट एसपीके इज ड्यू टू द ड्राई आई। ऐसे केस में रेफर करने की जरूरत नहीं है, ड्राई आई ट्रीटमेंट दो पेशेंट को और उसको जो भी सर्जरी करनी है वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यू शुड नो दिस। कोई मुझे बताएगा अगर मान लिया ये म्यूकस प्लेक लाइक लीजन आपको दिखाई देते हैं फिलामेंट, देन व्हाट ट्रीटमेंट यू विल गिव इन दिस पेशेंट? Lubricants.
लुब्रिकेंट तो ड्राई आई के लिए, एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस, एनीबडी? म्यूकोलिटिक्स और SPK not म्यूकोलिटिक्स भी दे हाँ, सकते हो। म्यूकोलिटिक यू कैन गिव N-acetylcysteine. एसिटाइल, हाँ एन एसिटाइल system. एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। म्यूकोमिक्स नाम से आता है कई जगह, तो आपने देख लेना है ब्रांड नेम क्या है। कई बार क्या होता है, इसको बनाना पड़ता है 5% और 10% डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो म्यूकोमिक्स नाम से आता है एसिटाइल सिस्टीन, और कभी कभी हमें फ्रेशली प्रिपेयर भी करना पड़ता है दिस एसिटाइल सिस्टीन। आई ड्रॉप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने क्या क्या ध्यान रखना है। तो यू शुड नो दिस फॉर क्लिनिकल these clinical tips की filamentary keratitis most commonly seen in dry eye SLK as well as the medicamentosa। हाइजीसन आपको बाइलेटरल मिलेगा, इट इज नॉट यूनिलेटरल। रिकरेंट होगा, नॉन फिलामेंट्री कोर्स इपिथेलियल लीजन मिलेगा, मिनिमल इन्फ्लेमेशन होगा लेकिन होगा। लुब्रिकेंट्स आप दोगे दोनों कंडीशन में, एसिटाइल सिस्टीन दोगे आप फिलामेंट्री केरेटाइटिस में, ठीक है। म्यूकोलिटिक्स, बैंडेज कॉन्टेक्ट, अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन है पेशेंट को, देन यू कैन यूज द बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस और ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द थाइजीसन, कोई मुझे बताएगा क्या इसका एचएलए एसोसिएशन होता है क्या? एचएलए यस होता है क्या? और होता है तो कौन यस सा एचएलए एसोसिएशन होता है? DR3 सर। वेरी गुड, एचएलए DR3। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है आईसीयू एग्जाम में, और वैसे भी पता होना चाहिए थे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को भी, क्योंकि अगर आप लिखते हैं अगर अपने थ्योरी आंसर में कि इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द एचएलए DR3, देन इट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने रिलेटेड टू द दिस ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9। Thiazide, again the same question. Thiazide SPK is best treated with topical cyclosporin, idoxuridine, loteprednol or trifluridine. A, B, C और D, which is the right answer here. अगेन देखो, मैंने कई बार आपको बोला है, मल्टीपल टाइम्स आई विल रिपीट द सेम थिंग ताकि आपको याद हो जाए। तो यू शुड लिसन इट केयरफुली। तो लोटेप्रिडोल, वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे पेशेंट को मिनिमली सही लेकिन इन्फ्लेमेशन था, सब इपिथेलियल इन्फ्लेमेशन भी था पेशेंट को, तो विल गिव द लो डोज स्टेरॉइड हेयर लोटेप्रिडोल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट। वी कैन आल्सो गिव द साइक्लोस्पोरिन, कई स्टूडेंट ने साइक्लोस्पोरिन लगाया है, बट वी कैन गिव, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। प्राइमरी इज द लोटेप्रिडोल। अगर नहीं, अगर पेशेंट हील कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें यूज करना पड़ रहा है, देन वी कैन यूज द साइक्लोस्पोरिन और स्टेरॉइड एज ए स्टेरॉइड स्पारिंग एजेंट, ठीक है। तो लेट्स सी द चार्ट्स फर्स्ट। Dr. Priya, then Dr. Harika, then Dr. Sampavi. Very good. Let's see the explanation. तो एसपीके थाइजीसन, एसपीके में बताया था मैंने, मिनिमल कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन होता। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल फॉर योर ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसमें आप इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लोटेप्रेडनोल है, उसके बाद यू कैन गिव द फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपने चलाना है एंटी इन्फ्लेमेटरी, देन यू कैन यूज द साइक्लोस्पोरिन 2% बीडी आप दे सकते हैं, ठीक है। इनिशियली यू कैन यूज द लोटेप्रेडनोल 6 टाइम्स दे सकते हैं और उसे टाइटर कर सकते हैं अगर हील कर रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने देना है तो 2% बीडी साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। आइडोक्सीयूरिडिन, ट्राइफ्लोरिडिन, ये दोनों एंटी वायरल हैं, यू विल नॉट गिव इन द थाइजीसन सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यू शुड know the again the picture that I have shown you previously कि ऐसे आपको पंक्टेड डिपोजिशन कोर्स एलिवेटेड लीजन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं सेंटर पैरासेंट्रल कॉर्निया में। तो अच्छे से देख लो, दीज आर द बेसिकली द थाइजीसन पंक्टेड एपिथेलियल केराटिटिस, क्रॉनिक बाइलेटरल इडियोपैथिक कंडीशन है जिसमें आपको ये सारे वो मिलेंगे। मिनिमल कंजक्टाइवल इंजेक्शन होता है, दैट्स व्हाई विल यूज द लो डोज स्टेरॉइड, ठीक है। पेशेंट को फोटोफोबिया होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, टीयरिंग होगा, ये सारे, तो दैट्स व्हाई विल यूज द लोटेप्रेडनोल। और दी सॉफ्ट स्टेरॉइड बेसिकली ये आईओपी को भी बहुत ज्यादा एलिवेट नहीं करेंगे, कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी कर सकते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म के में कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है देन वी कैन ऑल्सो यूज द साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फॉर द थाइजीसन superficial punctate keratitis for your OPD point of view. You can use again the same clinical knowledge कि bilateral आपको recurrent कोर्स एपिथेलियल लीजन मिल रहे हैं, माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड देना है, साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हो,
मे हेल्प टू रिड्यूस द स्टेरॉइड, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस। तो आई होप इट इज क्लियर, आई थिंक थाइजिस एंड एसपीके। अभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी को रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A neurotropic ulcer should not be treated with. This also I have discussed. Tarsorrhaphy, antiviral, antibiotic और bandage contact lens, A B C और D। किससे ट्रीट नहीं करेंगे हम न्यूरोट्रोपिक अल्सर को? अगेन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है न्यूरोट्रोपिक। अगेन आई वांट टू सी कि कितने लोगों को समझ आया है। कितने? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया था। इसका मतलब जो भी मैंने न्यूरोट्रोपिक अल्सर के बारे में बताया था। अब मुझे कोई यहाँ पे बताएगा कि व्हाट इज द clinical sign that you should see in the OPD for the neurotropic ulcer? Anybody? क्या पिक्चर आपने अपने Rolled out दिमाग में? edges. Rolled out Epithelial edges, sir. defect. Very good. Epithelial, large epithelial defect with the rolled out Rolled out margins. margin. Very good. Rolled out margin with can be associated with the stromal infiltration. Very good. ठीक है, तो chart is same. तो again tarsorrhaphy you can do to reduce this this न्यूरोट्रोपिक अल्सर को प्रोग्रेस होने के लिए इससे रोक सकते हो टार्सोरैपी करके। एंटीबायोटिक अगर सुपर एडिड इन्फेक्शन है देन यू कैन गिव बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। टार्सोरैपी विच इज नॉट बी ट्रीटेड, बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस दे सकते हो, ये दे सकते हो, टार्सोरैपी कर सकते हो, बट नॉट दी एंटीवायरल। क्यों नहीं दे सकते एंटीवायरल? एनीबडी? It will aggravate Epithelial the toxic. Aggressive. it is basically epitheliotoxic or it is also causing the neurotropic keratopathy. ठीक है, तो these are the points that you should know. And again the explanation part of this again I have pasted the same picture ताकि आपको याद हो जाए ये पिक्चर। न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी, लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कंडीशन नॉट कॉज्ड बाय द वायरल रेप्लिकेशन, इसीलिए एंटीवायरल देने की जरूरत नहीं है इसमें। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू these are ineffective and can cause the toxicity in the epithelium or can delay in the healing further, इसीलिए हमने ये यूज नहीं करना है एंटीवायरल। अगेन टेक अवे है कि आपने रोल्ड आउट मार्जिन पे मार्जिन देखने हैं, पुअर हीलिंग हो रही है, देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन, अवॉइड द एंटीवायरल। मेन स्टेट ट्रीटमेंट आपने याद रखना है इसका। क्या क्या करेंगे आप ओपीडी में? लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं आप, बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस दे सकते हैं पेशेंट को, टार्सोरेफी कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि रिसेंट एडवांसेस भी मैं यहीं डिस्कस करूंगा अलोंग विद दिस डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सिनेजर्मिन इज द रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन नर्व ग्रोथ फैक्टर, topically available in some institute for the neurotropic keratopathy and this is also the recent advance। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर? तो ऑलवेज मॉनिटर द सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर हो रहा है पेशेंट को वो आपने देखना है, तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट देना है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट दैट कैन कॉज द मेल्टिंग और परसिस्टेंट इफेक्ट। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट दैट यू शुड नो रिलेटेड टू द ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मूविंग टू द 11 नंबर क्वेश्चन। What is the most appropriate management for a patient who report recurrent foreign body sensation when waking up? This is the typical history that you should know, but does not have a discrete epithelial defect on examination. What you will do in this patient? Epithelial debridement, lubricating, antistomal puncture or phototherapeutic keratectomy, A, B, C or D. What you will do in this patient? ओके, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट। तो शुरुआत में अगर कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रिकरेंट फॉरेन बॉडी सेंसेशन से पेशेंट आता है और टिपिकली हिस्ट्री देता है वेकिंग अप की, तो क्या डायग्नोसिस? ओके, वेरी गुड प्रिया, देन डॉक्टर संभावी, देन डॉक्टर एसएस। क्या डायग्नोसिस बनता है आपको? recurrent corneal erosion. वेरी गुड, हियर इज द रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन। इसमें हो सकता है पेशेंट आपके पास आया हो तो उसमें एपिथेलियल डिफेक्ट ना दिखे, बट दीज आर द पेशेंट की रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन होता है और रैपिडली हील भी कर जाता है विद इन अ डे। ठीक है, लेकिन ऐसी कंप्लेन अगर पेशेंट देता है, देखो रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन इवन माइनर ट्रॉमा, फिंगर नेल ट्रॉमा, माइनर ट्रॉमा, कई बार नहीं भी होता है ट्रॉमा पेशेंट को, तो भी आईलिड की रबिंग की वजह से इरोजन हो जाता है एपिथेलियम में।
तो दैट्स व्हाई यू विल गिव द लुब्रिकेट गुड लुब्रिकेटिंग टू दिस पेशेंट, ताकि कोई माइनर ट्रॉमा से वहां पे प्रॉब्लम ना हो. In advanced cases, you can go for the epithelial debridement or anti-stomal puncture, or in case of healing superficial agar scarring hai, then you can also go for the phototherapeutic keratectomy. But initially you can start the lubrication in the recurrent corneal. ठीक है. तो यू कैन सी हेयर एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो देखो इसकी, देखो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, क्लिनिकल पिक्चर जरूर देखो उसके, कहीं से भी आओ, चाहे नेट से देखो आप, चाहे आपको बुक में मिले, चाहे नेट में मिले, चाहे किसी भी लेक्चर में मिले, क्योंकि आप किसी भी डिजीज को डायग्नोज तभी कर सकते हो जब आपकी क्लिनिकल पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो. अगर क्लिनिकल पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल है. मुझे ये बता सकता है कोई, ये क्या है रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन में, ये क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है? इज इट एपिथेलियल डिफेक्ट और एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी? डॉक्टर प्रिया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? This is actually the pooling of the fluorescein or the tear pooling in case of the loo. जहां पे भी epithelial defect, recurrent corneal erosion की वजह से पेशेंट की जो एपिथेलियम होगी वो लूजन हो जाती है. अगर लूजन एपिथेलियम हो गई है तो वहां पे पूलिंग ऑफ द डाई दिखाई देगा, पूलिंग ऑफ द डाई दिखाई देगा इन केस ऑफ द लूजनिंग ऑफ द एपिथेलियम. अब ये लूजनिंग क्यों होती है? इट कैन बी ड्यू टू द एपिथेलियल डिस्ट्रॉफी. उसमें क्या होता है, एपिथेलियम जो है बोमेंस मेम्ब्रेन के साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है विद विच स्ट्रक्चर? कोई बताएगा मुझे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से किस स्ट्रक्चर से अटैच रहती है एपिथेलियम? एनीबॉडी? डेस्मोसोम्स हेमीडेस्मोसोम. ठीक है, तो वो हेमीडेस्मोसोम में डिस्ट्रोफी हो जाती है. हालांकि हम डिस्ट्रोफी डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्ट्रोफी में क्या क्या हो सकता है. तो उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है जिसकी वजह से इवन माइनर ट्रॉमा से एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाता है. इवन कभी कभी ट्रॉमा नहीं होता तो भी एपिथेलियल डिफेक्ट मिलता है आपको. ठीक है, तो वो अगर पेशेंट आपके पास आता है, उसको एक्टिव एपिथेलियल डिफेक्ट नहीं है, तो यू कैन सी द पूलिंग ऑफ द टीयर, पूलिंग ऑफ द डाई यू कैन सी. ठीक है, तो दिस यू कैन सी रिकरेंट. इसमें आपको रिकरेंट फॉरेन बॉडी सेंसेशन पेशेंट को मिलेगा. और ये कार्डिनल फीचर है, ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है दैट यू शुड नो, कि वेकिंग अप पे पेशेंट अधिकतर कंप्लेन करता है कि सुबह सुबह उठ के उसको ज्यादा होता है. और एब्सेंट देयर इन द एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रीट एपिथेलियल डिफेक्ट. कई बार आपके पास आता है तो एपिथेलियल डिफेक्ट होता नहीं है, लेकिन बार बार अगर ये हिस्ट्री दे रहा है तो मे बी पेशेंट को माइल्ड रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन होगा. तो उसमें इंटेंसिव लुब्रिकेशन शुरुआत में आपने शुरू कर देना, स्पेशली इन द बेड टाइम, टू रिड्यूस द एपिथेलियल फ्रिक्शन ड्यूरिंग द आईलिड मूवमेंट इन द स्लीप. स्लीप के दौरान आईलिड मूवमेंट जो होता है, कभी कभी मैकेनिकल रबिंग हो जाता है आईलिड का इसके साथ, एपिथेलियम के साथ, तो बेड टाइम के लिए आप इसको एडवाइस करते हो ओपीडी में. ठीक है, lubricants help to hydrate the epithelium and promote the stable adhesion of the epithelial cells to the basement membrane के साथ adhesion को ये promote करता है. तो these are the points that you should know related to recurrent corneal erosion. ठीक है, तो इसमें आपने ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना, मॉर्निंग डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट को ड्यू टू पुअर एपिथेलियल एडेशन. इनिशियल ट्रीटमेंट लुब्रिकेशन शुरू करोगे, जेल ऑइंटमेंट शुरू करोगे, और बेड टाइम जरूरी है क्योंकि अधिकतर मॉर्निंग में उठते ही होता है. इसका मतलब मैकेनिकल रबिंग रात में हुआ. तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्रायर ट्रॉमा और माइनर ट्रॉमा, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में 50% केस में आपको मिलेगा एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रोफी, मैंने बताया एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन से हेमीडेस्मोसोम से अटैच रहती है, तो अगर उसमें डिस्ट्रोफी हो गई है तो रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये अधिकतर ये जो डिस्ट्रोफी है, सारी डिस्ट्रोफी आई विल डिस्कस सेपरेटली. जो डिस्ट्रोफी है वो सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अभी ये याद रखना, इसमें एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी में रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन मिल सकता है. ठीक है, रिफ्रैक्टरी केस में हम एडवांस ट्रीटमेंट में जाते हैं, चाहे डेब्राइडमेंट हो, चाहे एंटी-स्टोमल पंक्चर हो, और फोटोथेरेपेटिक केरेक्टेक्टमी हो, वो एडवांस केस है. रिफ्रैक्टरी केसेस में नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे अगर हील नहीं होता है, क्रोनिक रिफ्रैक्टरी केस में आप इन सारे ट्रीटमेंट पे जाते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज देयर एनी डाउट? No doubt. So moving to the next question. Question number 12. In case of untreated congenital syphilis, at what age does the onset of interstitial keratitis typically occur? 1 to 3 months, 1 to 2 years, 6 to 12 years, or 20 to 40 years?
अगेन द सेम क्वेश्चन ऑफ द कॉन्जेनिटल सिफिलिस बट डिफरेंट एस्पेक्ट, ताकि आपको पता चले कि जो इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस हमने डिस्कस किया था वो कब डेवलप होता है अगर कॉन्जेनिटल सिफिलिस 6 to 12 years। वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट। So let's see who is on the top. Chart is same. Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. SS. Who is Dr. SS? Who is Dr. SS? Good Who is evening, Dr. sir. Subhangi? Yes. Okay, okay, very good. So moving to the explanation part. So in case of the untreated congenital syphilis, at what age does the इंटरेस्ट, तो मोस्टली अगर हम देखें कॉन्जेनिटल सिफिलिस में 6 to 12 years में अधिकतर आपको वो मिलता है। वैसे तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 15 to 45 के बीच में डेवलप होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एज फॉर दी सिफिलिस, बट कॉन्जेनिटल सिफिलिस आप देखेंगे 6 to 12 years के आसपास डेवलप होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और क्या मिलता है इसमें कॉन्जेनिटल सिफिलिस में, दैट यू विल सी बेसिकली व्हाट आर द पॉइंट्स। Hutchinson triad. वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। हचिंसन साइन, हचिंसन साइन और हचिंसन ट्राइड में क्या डिफरेंस है? हचिंसन साइन और ट्राइड में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? एनीबडी? Hutchinson Sir, triad is है? Hutchinson triad is interstitial keratitis and वेरी गुड, deafness and teeth. There is abnormality in वेरी गुड। इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, incisors. डेफनेस एंड टीथ एब्नॉर्मलिटी। और ट्राइड में, ये ट्राइड में व्हाट यू विल सी इन द साइन, दैट इज बेसिकली सीन इन द herpes ZO, there will zoster be HZO। ZO, हाँ there's time on the nose, हाँ, the नोज, lesion on the टिप ऑफ nose, द, हाँ नो, tip टिप of the ऑफ द nose. नोज। टिप Yes. ऑफ द नोज को कौन सप्लाई करता है? external nasal External nasal. एक्सटर्नल नेजल, Nasal वेरी गुड। nerve. नेजोसिलरी की ब्रांच, दैट इज द एक्सटर्नल नेजल। External nasal nerve. वेरी गुड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और फॉर ओपीडी। तो दीज ऑल पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा ये, बस आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। दिस इज साल्मन पैच, दिस इज एक्चुअली द बेसिकली घोस्ट वेसल दैट यू कैन सी इन केस ऑफ द congenital syphilis। इसमें मैं एक और एड ऑन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट फंडस पिक्चर यू कैन सी इन केस ऑफ द congenital syphilis? फंडस पिक्चर क्या दिख सकती है आपको? salt and pepper वेरी retinopathy. गुड, दिस इज Salt वेरी and वेरी, pepper. salt and pepper Pepper appearance, retinopathy. पेपर रिप्रेटर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि फंडस पिक्चर में आपको साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस मिलता है। इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे नहीं डाल पाई है, बट आई विल सेंड इन द ग्रुप। ग्रुप में आप देख सकते हैं, आई विल सेंड दैट पिक्चर इन द ग्रुप, बट यू शुड नो ऑल दीज फाइंडिंग रिलेटेड टू द congenital syphilis। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस। ठीक है, तो ये टेक अवे होगा आपका। इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस है, मोस्टली कॉन्जेनाइटल है, तो 6 to 12 years में होता है। हचिंसन ट्राइड में आपका आ जाता है इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और पेशेंट कैन हैव द दिस पर्टिकुलर हचिंसन टीथ। इसमें आपको स्मॉल नोच्ड टीथ मिलते हैं विद द वाइडली स्पेस्ड, दैट इज नोन एज द हचिंसन टीथ। ठीक है, गोस्ट वेसल मिलेंगी, दैट यू कैन सी फीदरी स्टोमल स्कार, बायलिटरल इन्वॉल्वमेंट। इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, लास्ट में ये ऑप्शन आता है ओपीडी में। तो टॉपिकल स्टेरॉइड इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस along with the systemic penicillin। अगर पेशेंट को सिफिलिस है तो सिस्टमिक पेनिसिलिन विल बी फॉर द सिफिलिस पेशेंट। ठीक है, infectious, दिस इज बेसिकली फॉर, you have to refer this patient for the physician to give the systemic penicillin, you have to start the topical steroid for this patient। ठीक है, so this is actually regarding the congenital syphilis। is it clear to all of you? Yes. Okay, moving to the next question, question number 13। 55-year-old woman with a history of multiple episode of severe eye pain upon awakening report that both eyes have been affected, although not always simultaneously। What corneal findings are most likely to be present on slit lamp examination? Basement membrane fingerprint lines, epithelial filament, punctate epithelial erosion, or subepithelial ring filtrate? Again, the repeated question for the revision, so that you can understand this particular question for your exam point of view or OPD point of view. Okay, A is the right answer, and almost all of you have marked it correct। Let's see the chart. Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. Subhangi। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डायग्नोसिस इन दिस?
संभावी Recurrent corneal erosion. corneal erosions. रिकरेंट Recurrent corneal erosion. रिकरेंट कॉर्निया, ठीक है। तो मैंने बताया था डिस्ट्रोफी में मिलता है, और डिस्ट्रोफी में मोस्ट कॉमन साइन आपको मिलेगा दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन फिंगरप्रिंट लाइंस। ये हम कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में पढ़ेंगे, ठीक है। एपिथेलियल डिस्ट्रोफी में मिलता है। आई विल शो यू द पिक्चर, बट डिटेल में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इन दी कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। सेम मैंने बताया था, अगर सीवियर पेन है, मल्टीपल एपिसोड है ऑन अवेकनिंग, ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आपने याद रखनी है। बोथ आई अफेक्टेड है, ऑलवेज कभी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो मोस्ट लाइकली आपको कॉर्नियल फाइंडिंग आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन द दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन फिंगरप्रिंट लाइक लीजन, मोस्टली सीन इन द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, आप ओपीडी में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आई विल टेक वन अनदर स्लाइड। तो दिस इज एक्चुअली द फिंगरप्रिंट लाइक अपीयरेंस और मैप डॉट ब्लैब लाइक अपीयरेंस दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। तो दीज टू आर द पिक्चर फॉर द epithelial basement membrane dystrophy। तो corneal dystrophy, basement membrane dystrophy विल डिस्कस सेपरेटली, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसमें रिकरेंट पेन पेशेंट को हो रहा है, अवेकनिंग पे बोथ आई इन्वॉल्व हो रहा है, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन का केस है ये। प्रायर ट्रॉमा की हिस्ट्री तो भी मिल सकता है, बट 50% टाइम में दिस इज ओनली द कॉज फॉर द रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन, दैट इज द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी, ठीक है। स्लिट लैम्प पे फिंगरप्रिंट लाइंस ऐसी दिख सकती हैं, मैप डॉट ऑफ ब्लैब लाइक पैटर्न आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन और एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोफी। तो टेक अवे यहाँ से क्या आएगा, दैट इज द सेम रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन। 50% आपको एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना है। फिंगरप्रिंट और मैपडॉट लाइक अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है वो पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें, अगेन मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस स्लाइड में भी, इसमें भी। पर लुब्रिकेटिंग इनिशियल ट्रीटमेंट, अगेन एंड अगेन ट्रीटमेंट में क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये दिमाग में आपके में छप जाए। ये ओपीडी में कोई भी पेशेंट ऐसा दिखे तो डायरेक्ट लुब्रिकेटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होता देन कॉर्निया में रेफर करो, दे विल डू द डेब्राइडमेंट, एंटीरियर स्टोमल पंक्चर और पीटीके इन द एडवांस केसेस और इन द स्कारिंग केसेस और हीलिंग केस, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट दैट यू शुड नो इनिशियली, ठीक है, फॉर द ओपीडी पॉइंट ऑफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A 42-year-old man is referred for evaluation of red and irritated eye. Examination reveals severe punctate erosion on the cornea and conjunctiva. Foamy appearance patch is noted on the temporal bulbar conjunctiva on the right eye. Tear bead along the conjunctival surface is small, individual droplet. The patient's medical history is significant for the morbid obesity, for which he underwent gastric bypass surgery 6 months prior. Abnormality in what cells type are responsible for the patient symptom and examination finding? Goblet cell, keratocyte, C is the lymphocyte or D is the squamous epithelial cells. A, B, C or D? What is the right answer here? What is the diagnosis? This is very important question for your exam point of view. A is the right answer. Almost all of you have marked it correct. Let's see the chart. It's same Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. Subhangi. Okay, so can anybody tell me the diagnosis of this particular? Xerophthalmia, vitamin A Very good, deficiency. vitamin A deficiency, xerophthalmia is the right answer. तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक बाईपास इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डिनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इसमें बेसिकली जो रिलीज होते हैं फेरिटिन एंड मेनी अदर गैस्ट्रिक जूसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में जो भी कैरियर प्रोटीन रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक से, that basically deficient in this particular patient, so that is basically causing the vitamin A deficiency. तो और इसमें और भी आपको दिखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस। इट रिवील्स पंक्टेट इरोजन हो रहा है, एपिथेलियल डिफेक्ट इरोजन हो रहा है कंजक्टिवा और इसमें यानी ड्राइनेस हो रहा है। फोमी अपीयरेंस, व्हाट इज दिस फोमी पैच अपीयरेंस? Bite spot. Bite वेरी गुड, बाइट स्पॉट, ठीक है, वेरी गुड। टेम्पोरल बल्बर कंजक्टिवा में राइट आई में टीयर बीड अलोंग द कंजक्टिवल सरफेस इज स्मॉल, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट दिख रहा है। मेडिकल हिस्ट्री मॉर्बिड ओबेसिटी है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है 6 मंथ पहले। तो मोस्टली दीज आर द फीचर रिलेटेड टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी और xerophthalmia, विटामिन ए डेफिशिएंसी और xerophthalmia,
ठीक है। तो मोस्टली विटामिन ए डिफिशियंसी में क्या होता है, गॉबलेट सेल की एब्नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है। तो धीरे धीरे अगर गॉबलेट सेल की एब्नॉर्मेलिटी हो रही है, देन इट बेसिकली causes the conjunctival, first conjunctival cirrhosis, then corneal cirrhosis, then causes the corneal ulceration, then cause and also involve the fundus that causes the night blindness। ठीक है। तो these are the point that you should know, these are the foamy patch like appearance that is seen in case of the this bite or spot that you can see। कोई मुझे बताएगा which infection is related to this particular xerophthalmia? Any particular infection that causes this bubble like appearance? Any particular infection in this? Staphylococcus. No, not Staphylococcus. Oh, Corynebacterium xerosis. Corynebacterium xerosis, you can see Corynebacterium xerosis responsible होता है इस particular bubble like gas producing organism है xerosis। ठीक है। जिसकी वजह से बेसिकली ये बाइटोट स्पॉट बनता है। तो सीवियर ड्राइनेस, पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन, फॉमी पैच अपीयरेंस टेम्पोरल कंजक्टिवा पे। ठीक है। बेसिकली जेरोप्थेल्मिया इज द ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। कंजक्टिवल गॉबलेट सेल्स में एब्नॉर्मेलिटी होती है म्यूसिन प्रोड्यूसिंग में, दैट्स व्हाई टीयर एब्नॉर्मेलिटी होती है इसमें। तो डिफिशियंसी ऑफ दीज गॉबलेट सेल्स causes dryness, keratinization, conjunctival xerosis or Bitort's spot. It can also cause the corneal xerosis. It can also causes the corneal ulceration or corneal ulceration as well as the perforation of melting of the cornea। तो देखो इसकी एक क्लासिफिकेशन है, सबको लगभग पता रहती है कॉर्नियल जेरोसिस कब बोल, कंजक्टिवल जेरोसिस कब होगा, कॉर्नियल जेरोसिस कब होगा, अल्सरेशन कब होगा, ये लगभग सिंपल सी टेबल है, सबको पता रहती है। लेकिन ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ट्रीटमेंट में हमेशा सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट आ गया, ये बिटोट स्पॉट दिख गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये कंफ्यूज रहते हैं कि दें क्या। पता रहता है विटामिन ए दें, लेकिन कितना दें, ट्रीट अगर डिफिशियंसी है तो विटामिन ए कितना देना चाहिए, इसमें कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। मोस्टली जो बिगिनर्स रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो फॉर द ट्रीटमेंट आई हैव पेज दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेड अगर डेफिशिएंसी है। अगर ऑल पेशेंट मोर देन 1 ईयर के अगर हैं, देन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो एज वुमेन रहती है, तो बेसिकली अगर रिप्रोडक्टिव एज वुमेन है उसके लिए अलग है ट्रीटमेंट। ठीक है। डेली डोज आप देते हैं और कॉर्नियल जेरोप्थेल्मिया उसके लिए अलग है। तो मोर देन 1 ईयर में वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं ओरली, और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप देते हैं अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो, 0, Day 1 और 14। ठीक है। अब बात आती है 2 लाख करें कैसे। जब आप कैप्सूल लेते हैं, जब पेशेंट एक्वासोल नाम से आता है, एक्वासोल नाम से आता है कैप्सूल, अगर आप एडवाइस करते हैं तो उसमें जो कैप्सूल आता है एक्वासोल, वो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट का रहता है, 25,000 इंटरनेशनल यूनिट का रहता है। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं यार ये तो इतना है, तो कैसे करें इसको, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी, हाउ मेनी कैप्सूल यू विल गिव इन दैट पेशेंट? एनीबडी? 25,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल आता है एक्चुअल में, अगर आप देखेंगे एक्वासोल नाम से, तो कितने कैप्सूल देंगे पेशेंट को? 8 से sir, greater than 1 year में से 8 हाँ, 2 लाख दो, ग्रेटर देन 1 ईयर 2 लाख, तो 2 लाख बनाने के लिए कितना दोगे आप? 8 हो जाएगा। 8 कैप्सूल आप दोगे। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा अगर रहता है 8 कैप्सूल कैसे लेगा वो, तो आप 4 डिवाइड कर दो, मॉर्निंग और इवनिंग में 4 ऑन डे 0, Day 1 और Day 4। ठीक है। फिर 1 मंथ के बाद फिर से रिव्यू कराओ, हील हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है देन अगेन यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है। तो अगर साइन वैसे तो हील कर जाते हैं, अगर नहीं हील करते हैं तो अगेन यू कैन स्टार्ट द डेली डोजेज। ठीक है। बीडी डोजेज में शुरू कर सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर और चिल्ड्रन ऑफ एनी एज जिसका वेट अगर 8 kg से कम है, तो आपने क्या करना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली, 5,000 इंटरनेशनल यूनिट IM इंजेक्शन देना है, सेम 0, Day 1 और 4 वीक लेटर। ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट, और सेम ये कैप्सूल याद रखना 25,000 इंटरनेशनल यूनिट का है, तो ये अगर आपको डे 0, 1 और 4 में देना है तो आपने 8 कैप्सूल देने होंगे। अगर 2 लाख करना है 4 कैप्सूल देने होंगे, अगर आपने 1 लाख करना है।
ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर है तो नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस और बिटॉट स्पॉट अगर आ रहे हैं तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट देनी है विटामिन ए ओरली फॉर 2 वीक्स, मतलब लगातार देनी है इसमें, क्योंकि अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो इट कैन कॉज द सम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन दी बेबी, अगर रिप्रोडक्टिव एज से पहले। हालांकि रिप्रोडक्टिव एज में मतलब अगर प्रेगनेंसी है तब नहीं देना है बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज यू कैन गिव दीज 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए फॉर 2 वीक्स, लगातार आपने देनी है, ठीक है, ओरली ओडी डोज में देना है, ठीक है, समझ आ रही है बात। उसके बाद कॉर्नियल जीरोप्थेल्मिया अगर है पेशेंट को तो अगेन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली देना है इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आईएम देना है, वही सेम आपका रेजिमेंट था। अगर जीरोप्थेल्मिया नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजक्टिवल जीरोसिस है अप टू बिटॉट स्पॉट, तो आपने ओडी डोजेज में 2 वीक्स तक देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, जो भी जिसकी वजह से भी हो रहा है वो पर्टिकुलर कंडीशन को आपने ठीक करना, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट देना है। तो दीज आर द पॉइंट दैट यू शुड नो रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द विटामिन ए एक्सक्यूज मी सर, डिफिशिएंसी। डेली डोज ऑफ 10,000 कैसे दे सकते हैं सर? मतलब वो आपको 10,000 कैप्सूल 25,000 का आएगा नहीं, ना? 10,000 का भी आता है। आता है, ओके, थैंक यू हाँ, देन यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक द 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दिस यू शुड नो। Moving to the clinical tips for this particular question, विटामिन ए डिफिशियंसी कैन अकर इन द गैस्ट्रिक बाईपास, क्योंकि माल ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। बाकी सारे साइंस आपको पता होना चाहिए। गॉबलेट सेल मेनली अफेक्टेड रहता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन बेसिकली देते हैं। कैसे देते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। aggressive ocular lubricating you should advise in the OPD. This is actually the clinical tip for your OPD point of view. Moving to the next question number 15. A patient present with bilateral stromal infiltrate without epithelial ulceration. During the review of system, the patient report a recent viral upper respiratory tract infection and difficulty with balance and tinnitus. RPR, rapid plasma reagent test and microhemagglutinin assay. Results are negative. What systemic treatment is indicated as part of the typical therapeutic regimen for this condition? Systemic antibiotic, antiviral medication, systemic corticosteroid or NSAID, which you will give in this particular situation. A, B, C or D. Hint is that this is the repeated question again for making you understand the clinical scenario for the same condition that we have discussed previously. Okay, so hint is working here. C is the right answer and all of you have marked it correct. Dr. Priya, then Dr. Sambhavi, then Dr. Subhangi. Let's see what is the diagnosis in this particular situation. इंटरस्टिशियल केराटिटिस। हाँ, इंटरस्टिशियल ड्यू टू दैट इज कोगन सिंड्रोम, ठीक है। अब कोगन सिंड्रोम की एक खासियत ये है कि कोगन सिंड्रोम बेसिकली एसोसिएटेड विद द बैलेंस एंड टिनाइटस डिफिकल्टी। मैंने बताया था कोगन सिंड्रोम में कान और आंख, यानी पेशेंट को डेफनेस और टिनाइटस होगा कान में और आंख में इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होगा, और दिस इज एक्चुअली प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर द कोगन सिंड्रोम, ये याद रखना है। रिसेंट अगर अपर वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मोस्टली इट इज द कोगन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या दोगे आप, मेनली अगर इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे इन्फेक्टिव एजेंट इन्फेक्शन को इसने रूल आउट कर दिया, सिफिलिस को रूल आउट कर दिया, तो मोस्टली दिस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस इज ड्यू टू द कोगन सिंड्रोम इफ इट इज एसोसिएटेड विद द balance and tinnitus, this difficulty of the balance as well as patient have the tinnitus. तो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के लिए और दिस पर्टिकुलर सिस्टमिक प्रॉब्लम के लिए यू कैन गिव द सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून कंडीशन इन दिस पार्ट। अब देखो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ये दिया नहीं ना सिस्टमिक स्टेरॉइड, जिसकी वजह से पेशेंट को कान में और आंख में दोनों में ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इट कैन इवन कॉजेज द परमानेंट डीफनेस इन दिस पेशेंट। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुरू नहीं किया, इन्फ्लेमेशन शुरू नहीं हुआ, तो इरिवर्सिबल डेफनेस हो जाएगा पेशेंट को, अगर पेशेंट कोगन सिंड्रोम का प्रेजेंट किया है तो विद द डीफनेस, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो दिस इज एक्चुअली द कोगन सिंड्रोम। आप देख सकते हैं पेरिफेरी में शुरुआत में आप देखेंगे कोगन सिंड्रोम में, यू कैन सी हियर द स्ट्रोमल केराटाइटिस
सर्कुलर पेरिफेरल हेज लुकिंग लाइक आर्कस, आर्कस की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, केवल सेंट्रल वाला जो है वो क्लियर है, बाकी होल कॉर्निया इज इन्वॉल्व। दिस इज एक्चुअली द पैटर्न ऑफ द कोगन सिंड्रोम, ठीक है। नॉन सिफिलाइटिक इंटरस्टिशियल केराटिटिस कॉज कराता है। कोगन में याद रखना, कान में डेफनेस, आंख में इंटरस्टिशियल केराटिटिस, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर ऑफ कोगन। ट्रिगर्ड बाय द वायरल इलनेस can lead to the permanent deafness, this is important point। अगर इसको ट्रीट नहीं किया, अर्ली ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिया, देन पेशेंट undergo into the permanent deafness। Therefore, appropriate treatment is the systemic corticosteroid to control the inflammation and prevent the hearing loss। These are the point again I have discussed related to the Cogan syndrome, ताकि कोगन सिंड्रोम की पिक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, नॉट ओनली क्लियर, ठीक है। तो अगेन आई विल डिस्कस द सेम क्लिनिकल टिप्स फॉर यू कि कान और आंख, इंटरस्टिशियल केराटिटिस with the audio vestibular symptom is the Cogan syndrome, similar to the syphilitic keratitis, but syphilis, negative serology for syphilis, that is the diagnostic criteria for Cogan। सिस्टमिक स्टेरॉइड आपने तुरंत देना है परमानेंट हियरिंग लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट सिफिलाइटिक, हर्पेटिक और द कोगन सिंड्रोम बाय द लैब एंड द सिस्टमिक सिम्टम्स। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं फॉर द ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोगन सिंड्रोम अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे ओपीडी में। Yes, sir. Okay, then moving to the next question, question number 16 or last question of the day। What systemic disease is most frequently associated with the peripheral ulcerative keratitis? Again, the common question that we have previously discussed: granulomatous, matosis with polyangiitis, vaginal granulomatosis, B, rheumatoid arthritis, C, SLE, or D, ulcerative colitis. Which is the right answer? This is very simple. Rheumatoid are the most common. So all of you have marked it correct. Very good. So first see the explanation part, then we'll see who is the in first top 3 in the chart। तो सिस्टमिक, बेसिकली सिस्टमिक एसोसिएशन अगर पीयूके का पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन सिस्टमिक एसोसिएशन इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। है ये भी सारे एसोसिएशन हो सकते हैं, ए बी और सी, ए सी और डी बी, बट दिस बी इज द मोस्ट कॉमनली सिस्टमिक एसोसिएशन ऑफ विद द दिस पेरिफेरल पीयूके, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं फॉर दोज हु आर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ये पिक्चर आपने याद रखनी है, मैंने कई बार डिस्कस किया है ये पिक्चर कि पेरिफेरल कॉर्निया अल्सर है विद स्ट्रोमल क्रीसेंट शेप का, यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्निया अल्सरेशन आपको मिलेगा विद स्ट्रोमल थिनिंग, एपिथेलियल लॉस मिल सकता है। तो कोई मुझे बताएगा, सुपीरियर में मिल रहा है, एपिथेलियल थिनिंग है बट नॉट एपिथेलियल लॉस नहीं है, बट कॉर्नियल थिनिंग है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डायग्नोसिस? एनीबडी? सुपीरियर थिनिंग है, सुपीरियर में पीयूके है, सुपीरियर में थिनिंग है, बट देयर इज नो लॉस ऑफ द एपिथेलियम विद द थिनिंग ऑफ द कॉर्निया। व्हाट इज द डायग्नोसिस? Serine marginal degeneration. मार्जिनल डिजेनरेशन। वेरी गुड। चलो अभी ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने बताया था मैं सर्जिकल एक मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं भूल गया था पिछली बार टेरियन में बताने के लिए। वन स्टूडेंट हैव टेकन दिस पेशेंट को, सुपीरियर बहुत थिनिंग थी, ऑलमोस्ट 50% थिन हो गई थी कॉर्निया, तो पेशेंट को कैटरेक्ट भी था, सुपीरियर थिनिंग थी। तो अब पेशेंट को सुपीरियर में नहीं थी, थिनिंग जो थी दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड फ्रॉम दी 9 o'clock टू द 3 o'clock, पूरा सुपीरियरली पूरा थिन था कॉर्निया, अराउंड 50 to 60% थिनिंग थी। अब पेशेंट को मैच्योर कैटरेक्ट था, मैच्योर कैटरेक्ट, समझ रहे हैं, मैच्योर कैटरेक्ट था पेशेंट को। तो कैन यू टेल मी कि आप क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में, व्हाट हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी? एनीबडी? इसमें सुपीरियर थिनिंग है, कैन यू प्रोसीड फॉर द SICS? No, sir. No, sir. कैन यू प्रोसीड फॉर द Temporal. टेम्पोरल फेको? यू कैन गो, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहाँ तक अगर थिनिंग है तो फेको आप यहाँ से या तो करोगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, जो रेजिडेंट्स ने, जो फेलो ने स्टार्ट की थी ये पर्टिकुलर पेशेंट की सर्जरी, उसने यहाँ पे थिनिंग जो एरिया था वहीं पे, जैसे हम फेको में क्या करते हैं,
दो पोर्ट बनाते साइड पोर्ट एमवीआर से, एक इधर बनाया उसने एक इधर बनाया, तो ये वाला जो पोर्ट बनाया उसमें क्या हो गया, वो थिनिंग इतनी ज्यादा थी कि वहां पे एकदम फिश माउथिंग हो गई, तो पूरा एकदम कोलैप्स हो गया इसे। तो कैन यू गेस की व्हाट हाउ आई हैव हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब पेशेंट को यहाँ पे जैसे ही आप इसको डालें पूरा बाहर निकल जाए, क्योंकि थिनिंग इतनी ज्यादा है, तो कोई एंकर करने के लिए कुछ है ही नहीं, पूरा फिश माउथिंग हो गया यहाँ पे वो करने के बाद। तो कैन यू इमेजिन आई हैव, देखो फेको अब मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यहीं से अगर मैं शुरू करूंगा तो अगेन आई विल सी की पेशेंट को ये पर्टिकुलर पोर्ट से क्या होगा। अगर फेको साइड पोर्ट अगर मैं लेके फेको की इंस्ट्रूमेंट लेके जाऊंगा, साइड पोर्ट लेके जाऊंगा और एमवीआर लेके जाऊंगा और दी जो डायलर होता है वो लेके जाऊंगा, तो अगेन ये बढ़ता चला जाएगा। और एसी सैलो अगर हो रहा है तो यू विल नॉट यूज द फेको, ये आपको पता है। तो देन हाउ यू कैन मैनेज दिस पेशेंट, कोई गैस कर सकता है। अगर एसी सैलो हो रहा है, पूरा विस्को ही बाहर आ रहा है, तो अगर आप फेको प्रोब लेके जाओगे तो कैसे उसमें वो एसी मेंटेन रहेगा। सर पहले वो वाला पोर्ट को सूचर कर देंगे, फिर उसके बाद सूचर इतना थिनिंग था, सूचर एंकर ही नहीं कर रहा था। थिनिंग जब आप सूचर करते हो, कॉर्निया अगर थिक है तब तो एंकर करने के लिए पार्शियल थिकनेस लगा सकते हो, लेकिन अगर फुल मतलब एटलीस्ट 60 to 70% है, तो सूचर करते भी वो नहीं बन रहा था, क्योंकि एंकर ही नहीं कर रहा था। तो आई हैव नॉट डन द फेको इन दिस, क्योंकि या तो एक तो थिनिंग यहाँ तक थी, ऊपर से इसी सेलो हो रहा है। आई डिड फर्स्ट टाइम आई डिड द इन्फेरो टेम्पोरल SICS। कैन यू इमेजिन इन्फेरोनेजल SICS? I have made the peritomy here. I have made the tunnel here in this particular quadrant. Then I have removed this nucleus from this port only. And also one more complication is there. This nucleus, this particular lens is having the ZD also. मतलब जब मैं वो कर रहा था सिस्टीटोम से ये बना रहा था, रेक्सिस बना रहा था, तो ये वो भी कर रहा था, मूव भी कर रहा था न्यूक्लियस, तो जेड डी भी था। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट प्रोसीडेड फॉर द फेको। तो मैंने इन्फेरो टेम्पोरल टनल बनाई, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर रेक्सिस से उस न्यूक्लियस को निकाला, एंड देन आई हैव सूचर दिस टनल। ठीक है, उस पेरिटमी वाले सूचर किया। उसके बाद सुपीरियर में भी मुझे सूचर लगाना था। कैन यू इमेजिन, मैंने सुपीरियर में सूचर लगाया फिर भी क्लोज नहीं हो रहा था, वो इतनी थिनिंग थी, एंकर नहीं कर रहा था। देन आई डिड द दैट पर्टिकुलर ग्लू BCL अप्लाई किया था, एंड देन दैट पेशेंट हैविंग दिस AC फॉर्म। पोस्ट ऑप में अच्छा विजन था, AC फॉर्म था पेशेंट का। तो आई हैव ट्राइड दिस फर्स्ट टाइम इन फेरो टेम्पोरल SICS। कैन यू इमेजिन दिस? तो दिस इज एक्चुअली द मैनेजमेंट। तो मेन लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज दैट कि पेशेंट को अगर सुपीरियरली पूरा थिनिंग है, then you can make the side port in that particular part, कि थिनिंग वाले पार्ट में कभी साइड पोर्ट नहीं बनाना है। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस। कहीं भी थोड़ी बहुत अगर थिकनिंग अगर आपको दिखाई दे रही है ना, वहीं पे आप साइड पोर्ट बना, जरूरी नहीं है 180 डिग्री अपार्ट ही आपने बनाना है। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कहीं पे कॉर्निया जहाँ सबसे ज्यादा थिकंड दिखाई दे रही है वहीं पे बनाओ। उस फेलो ने क्या किया था, जहां पे सबसे ज्यादा थिनिंग थी, क्योंकि वहीं पे हर बार बनाता था वो साइड पोर्ट, तो वहीं पे बना दिया, तो पूरा AC सेलो हो गया। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि साइड पोर्ट अगर आपको बनाना है तो ऐसी जगह बनाओ जहां पे आपको थोड़ी बहुत थिकंड मिल रही है, या फिर नहीं भी मिल रही है कॉर्निया थिकंड, तो थोड़ा लिम्बल रख लो उसे साइड पोर्ट को, या फिर थोड़ा सा स्क्लेरल रख लो, तो दैट विल वर्क मोर एज कम्पेयर टू द कॉर्नियल। और स्टार्ट द स्लाइटली इंफीरियर इन्फेरो टेम्पोरली आप वहां पे फेको कर सकते हैं, अगर ZD या फिर जोनुलर डायलिसिस या फिर फेकोडोनोसिस नहीं है तो। these are the point that you should know related to the cataract surgery। ठीक है, this is my experience that I want to share here related to this corneal thinning और PUK with the cataract। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, Yes, sir. तो सिस्टमिक एसोसिएशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ है। इनिशियल प्रेजेंटिंग फीचर PUK रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस में यू कैन सी हेयर रूमेटॉइड अर्थराइटिस PUK एसोसिएटेड विद PUK इज द लॉन्ग स्टैंडिंग। और सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको ये थिनिंग मिलेगी, मेल्टिंग मिलेगी, अल्सरेशन मिलेगा, और इट कैन ऑल्सो कॉज द परफोरेशन if not treated aggressively in this particular situation। ठीक है, तो these are all the points that you should know related to this thinning of the cornea। ठीक है, along with what possible complication you can face
during the surgery also that I have discussed. ठीक है, तो these are the clinical tips that you should know. Rheumatoid arthritis most common systemic disease linked to the PUK. NTCCP रूमेटॉइड फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने इन्वेस्टिगेशन कराना है सिस्टमिक एसोसिएशन को रूल आउट करने के लिए। तो एसोसिएशन जीपीए के साथ हो सकता है, एसएसएलई के साथ हो सकता है, पेन और रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ट्राइटिस के साथ हो सकता है, बट यू हैव टू ट्रीट दिस पेशेंट अर्जेंटली विद द सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसेंट टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड द परफोरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल कॉर्नियल डिसीज. If you have any doubt till now, then you can ask. Before that, we'll see who is on the top, first, second, and third. So third is the Subhangi SS. Second is the Dr. Sambhavi, and Thank you, sir. first is the again the Dr. Priya is leading the chart and is the top in this particular quiz. I hope all of you have understood this particular peripheral corneal disease. So Yes. if you have any Yes. doubt till now, then you can ask.